डॉक्टर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे कोई भी इंसान हो, सबकी हालत एक जैसी थी। फिर एक दौर आया जब एक मास्क के ऊपर 2 मास्क भी पहनने लगे, राइट। फिर एक दौर आया कि भाई वैक्सीन लगाना पड़ेगा। फिर ये डिस्टिंग्विश, ये वैक्सीनेटेड लोग हैं, ये अनवैक्सीनेटेड लोग हैं। ये वो दौर था, याद कीजिए, जब इस तरह के सम्मेलन बंद हो गए, हर जगह बंद हो गए, आपके यहाँ भी बंद हो गए। ऐसे दौर में हमारी टीम, नाइस वाइस एक्सपर्ट की टीम, करीब 850 लोग, उनमें से एक सीमा मणिकोट आपके बीच में है, आप ही के बीच थी। तो हमें सच्चाई तब पता थी, ऑलरेडी 2020 से ही पता थी। सच्चाई ये है कि खांसी जुकाम बुखार के अलावा कुछ भी नहीं है, जो कि हमेशा होता है। उसको टेलीविजन में इस तरह से पेश कर दिया गया, जिस तरह से बचपन में बच्चे को डराने के लिए हम चाहते हैं कि बच्चा बाहर जाए, तो हम यूं ही एक कहानी बनाते हैं, बाहर जाकर तो भूत पकड़ लेगा। वो मान भी जाता है और जाता भी नहीं है। बहुत बड़े होने के बाद फिर समझ आता है मुझे तो बहुत ही बुद्धू बनाया गया है ना। तो ये था। तो उन दिनों हमने, हाँ ना, 850 लोग, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे एक नाइस एक्सपर्ट्स थे। और भी तो नाइस एक्सपर्ट है यहाँ पे, एक पीछे बैठे, एक इधर है, और सीमा मणिकोट यहाँ पे है। तो और कि जो भी कहीं पे भी कोई कोविड पॉजिटिव केस मिलेगा, जो अपने आप को कोविड पॉजिटिव बताता, हम तो नहीं मानते उसको कोविड पॉजिटिव, लेकिन उसका रिपोर्ट ऐसा बना था, उसके घर में जाके उसके मास्क हटा के और उसके साथ बैठ के खाना खा के उसको हमें काउंसलिंग करनी है, उसको ठीक करना है और उसको अंदर से बाहर निकालना है। ऐसे में फिर एक कोविड सेंटर हमने खोला अहमदनगर में, और 1100 बेड का कोविड सेंटर था। और वहाँ पे हमने नाइस की टीम को भेजा, जिसमें सीमा मणिकोट थी। और वो क्योंकि फ्री था, तो इस आसपास के हॉस्पिटल में जब इंसान ऑलमोस्ट मरने वाला होता था, वेंटिलेटर की वजह से या ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से उनके पैसे खत्म हो जाते थे पेशेंट के, तो फिर हमारा तो फ्री था, वो एम्बुलेंस में उठा के हमारे यहाँ छोड़ देते थे। तो ऐसे में एक मुझे याद है अच्छी तरह से, 2021 की बात है, शुरुआत की, इनका फ़ोन आया कि किस तरह के पेशेंट को हम भर्ती करें और किस तरह के पेशेंट को भर्ती ना करें। हर हॉस्पिटल में जाते हैं तो देखते हैं बहुत क्रिटिकल पेशेंट होते हैं तो कहीं और रेफर कर देते हैं। तो तब मेरा जवाब था कि आप चेक करना कि अगर पेशेंट जिंदा है तो भर्ती करना है, यही कंडीशन है। और कुल मिला के हमने 60,000 पेशेंट ठीक किए, एक भी इंसान नहीं मरा, नॉट अ सिंगल डे। और हमने सारे प्रोटोकॉल जो थे उस वक्त के, उन सारे प्रोटोकॉल के ऑपोजिट, आपने सीमा जी का वीडियो देखा होगा, वायरल हुआ था कि वो कोविड पॉजिटिव बच्चों को गोद में लेके बता रही थी ये कोविड पॉजिटिव, ये रहा, ये कोविड पॉजिटिव, बिल्कुल फिट है अभी, मुझे तो याद है डायलॉग। और जो कोविड पॉजिटिव के नाम पे जो लोग थे अलग हालत में, उन सबके पास जाके उनको सांत्वना दे रही। किसी ने कोई मास्क नहीं पहना, कोई सैनिटाइजर नहीं था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, सबका उल्टा ही था। वो माहौल था। वो वीडियो जब वायरल हुआ तो लोगों में हिम्मत आई, देखो ये तो कुछ भी नहीं है, राइट, ये तो एक कागज का शेर है बस, है ना। तो लेकिन तब वो नज़र आयुष मंत्रालय भी पड़ी, ये क्या कर रहे हैं, WHO के प्रोटोकॉल का तो उल्टा ही कर रहे हैं। तो वहाँ उन्होंने हमारे वो कोविड सेंटर में आयुष मंत्रालय ने कुछ डॉक्टरों को भेजा, जाके देखो क्या गड़बड़ कर रहे हैं लोग, हाँ, और पुल खोलने के हिसाब से। तो हमने उनका स्वागत किया। उन्होंने 3 महीने पूरी जांच की। जांच के बाद रिपोर्ट दी कि रिपोर्ट ये था कि अधिकतर लोग जो आए वो 3 से 7 दिन में ठीक हुए, कुछ लोगों को 10 दिन लगा। ना तो कोई साइड इफेक्ट हुआ, ना कोई दवाई दी गई, ना कोई ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग किया, ना कोई मास्क लगाया, और ना कोई पैसे लिए। और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में दोबारा से ऐसा कुछ होगा या अभी भी, तो हम इवन बुरे से बुरे केस में भी यही वाला प्रोटोकॉल अपना सकते हैं। ऐसा उन्होंने पूरा अपना ऑपरेशन स्टडी निकाल के दिया। तो उसमें क्या किया हमने, नारियल पानी और सिट्रस फ्रूट, बहुत सिंपल चीज़ें थी, वो मैं भी बताऊंगा, सीमा जी भी बताएंगे अभी आगे जाके। तो मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ आप ही की बीच में से लेके, कि बड़े से बड़ा दिखने वाली, भयंकर से भयंकर दिखने वाली बीमारी अक्सर बड़े आसानी से, बड़ी जल्दी ठीक हो सकता है अगर आप चुंगल में ना फंसे। तो चुंगल में कैसे फंसते हैं, पहले तो उस पर आते हैं। इंसान बीमार है या नहीं है वो अलग बात है। इंसान को अगर विश्वास दिया जाए कि आप बीमार हैं, तो वो जो उसको लग रहा है कि मैं बीमार हूँ, मैं मर जाऊँगा, ये जो सोच है, ये सोच ही उसको मारने के लिए काफ़ी होती है। तो वो सोच कैसे पैदा करना है, मान लो मैं ही फार्मा कंपनी हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ये विश्वास दिला दूँ कि आप सब बहुत बुरे तरह से बीमार हैं और आप तो कल ही मर जाएंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यूँ मान लीजिए कि मैं आपको एक बहकावे में ला के ये तय कराना चाह रहा हूँ कि आप सब मरने वाले हैं। तो उसके लिए इमेजिन कीजिए, ये मेरे पास
कोई और हैंड फ्री है? चलिए आइए। तो यहाँ से तो एक छोटा सा मैं नमूना देखिए, टाइम आपके पास भी कम है और लेकिन समझाना भी सारा कुछ है, इसलिए मैं थोड़ा कुछ नमूने का सपोर्ट ले रहा हूँ, कुछ आइटम का सपोर्ट ले रहा हूँ। तो ये मान लीजिए ये फुटबॉल है, आप दिख रहे हैं पीछे, राइट। और ये गोल पोस्ट है, ये गोल पोस्ट मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया और अब आप दुनिया का एक बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी है ऐसे मान लेते हैं, राइट। एक सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है आप ऐसे मान लेते हैं और आपको इस फुटबॉल को इस गोल में डालना है, ठीक है ना। तो आप डाल सकते हैं क्योंकि आप बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मैंने चालाकी से क्या किया कि जब आप इधर उधर देख रहे थे तब मैंने इस गोल पोस्ट के साइज को थोड़ा सा छोटा करने लगा, इसके दायरे को मैंने थोड़ा छोटा कर दिया और थोड़ा और छोटा कर दिया और थोड़ा और छोटा कर दिया। इस तरह से इसको कर दिया, छोटा करते करते कि अब इतनी सी जगह रह गई है इस बॉल को गुजरने की। तो और अब आपके लिए जितना मैं इसको छोटा करता जाऊंगा, आप समझ रहे हैं, उतना आपको इसको गोल करना मुश्किल हो जाएगा। आपको लगेगा पहले तो मैं गोल कर पाता था, ठीक है, और अब मेरे लिए गोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, यानी कि मैं उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ। लेकिन चालाकी क्या है? चालाकी यही है कि जब भी वो खिलाड़ी देख नहीं रहा है, मैं गोल पोस्ट को इस तरह छोटा कर रहा हूँ कि उसे पता ना चले, और अगली बार करते करते एक टाइम आएगा कि गोल पोस्ट को इतना छोटा कर दूंगा कि फुटबॉल के साइज से भी छोटा, तो वो धुरंधर कितना भी खिलाड़ी हो वो गोल कर ही नहीं पाएगा और विश्वास हो जाएगा कि भाई मैं तो एक फेलियर हूँ, मैं फुटबॉल खेलना ही छोड़ देता हूँ। अब इसको अगर हम आज के सिनेरियो में करें तो कुछ इस तरह से होगा। कोलेस्ट्रॉल से शुरू करते। कोलेस्ट्रॉल की कहानी 1978 के आसपास शुरू हुई थी कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से हार्ट अटैक होता है, हार्ट डिजीज होता है। लेकिन उस वक्त टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे 300 से ज़्यादा होगा तो उसे हाई कोलेस्ट्रॉल मानेंगे। फिर क्या किया, कुछ साल के अंदर उसको चुपके गोल पोस्ट को छोटा कर दिया, 250 कर दिया। फिर कुछ साल और बीते, उसको 200 कर दिया। तो जैसे जैसे गोल पोस्ट छोटा होगा वैसे वैसे क्या होगा, नंबर ऑफ पीपल जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल माने जाएंगे उनका संख्या बढ़ जाएगी, है ना। तो लेकिन सबको ये लगेगा मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। तो ऐसा लगेगा कि भाई कि मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। डॉक्टर से जितना बताता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, राइट। जबकि ज़्यादा का डेफिनेशन क्या है, दैट इज चेंजिंग एवरी टाइम, राइट। जिस तरह से डॉक्टर वो बोलेगा कि आप गोल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये नहीं बताएगा कि गोल को धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, स्क्वीज होता जा रहा है, राइट। तो वैसे ही थायराइड की अगर देख लें, कोई भी पैरामीटर देख लें, दुनिया में जितने पैरामीटर बने हैं, 2003 से पहले 0.1 से लेकर 6 तक नॉर्मल रेंज माना जाता था, उससे ज़्यादा अलग होगा तो ही थायराइड माना जाता है। लेकिन 2003 में चुपके से गोल पोस्ट को छोटा कर दिया 0.323। तो इसका मतलब ये है कि एक टाइम पे जो लोग 5 वाला आदमी था जो नॉर्मल के रेंज में था, अब वो वही वाला 5 वाला को बोलेगा अब तो थायराइड के पेशेंट हो, आपको तो दवाई लेनी चाहिए, वो मान भी जाएगा। क्यों? कि गोल पोस्ट को छोटा किया जा रहा है और जो छोटा हो रहा है वो आपको पता ही नहीं। अब मान लीजिए ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। अब हाई ब्लड प्रेशर आपको ये बोलते हैं ना, अब कितने वो हाई माने, इसकी क्या डेफिनेशन है? तो अलग अलग संस्था ने अपनी अपनी डेफिनेशन निकाल दी। WHO ने बोला 120/80 होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने बोला 120/80 होना चाहिए, यूरोपियन गाइडलाइन ने बोला 140/90, कॉकरेन ने बोला 160/100, जॉइंट नेशनल कमेटी रिपोर्ट 8 150/90, इससे ऊपर होगा तो हम हाई ब्लड प्रेशर मान लेंगे उसको। आपकी अगर मेडिकल की कंपनी है, ब्लड प्रेशर की दवाई बनाने वाली कंपनी है, इनमें से कौन सा वाला गाइडलाइन आपको पसंद आएगा? 120/80 उसी का प्रचार आप करेंगे, सारे डॉक्टरों को वही सिखाएंगे, सारे एडवर्टीजमेंट में वही लिखेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 120/80
ये आंकड़ा भी अगर आया तो कहाँ से आया आपने, ये समझना आपके लिए जरूरी है, फ्रॉम वेयर दिस नंबर इज कम। तो थोड़ा साउंड बढ़ा, साउंड थोड़ा बढ़ा। सुधीर भाई जी, अब देखिए सुधीर भाई, अभी मैं 12 तारीख को मुझे वियतनाम जाना है, मैं जाऊंगा, फिर अचानक में ध्यान रहेगा सुधीर भाई के लिए मुझे एक जोड़ी चप्पल लेनी है, लेकिन उनका साइज तो दिया नहीं मैंने, मैं वहीं वियतनाम में 10 लोगों को पकड़ूंगा और 10 लोगों का साइज ले लूँगा, सबका साइज होगा, और कोई 7, कोई 8, कोई 10, और सारे साइज लेके डिवाइड बाई 10 आ गया, एवरेज साइज 7। मनी मन में सोच लूँगा कि सुधीर भाई का जो साइज होगा चप्पल का वो 7 ही होगा, 7 नंबर का चप्पल मैं खरीद लूँगा और आऊँगा अगली बार मिलूँगा, सुधीर भाई की आपके लिए चप्पल लाया, सुधीर आपके ही नाप का, वो पहनेंगे, बोलेंगे भाई मेरा पैर तो थोड़ा बड़ा आ रहा है, मैंने कहा आपका पैर नॉर्मल है, थोड़ा सर्जरी करवाने की छोटा कर दो। ये कि आप क्या करेंगे, फिर अपने शरीर को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे चप्पल को, समझ रहे? तो आप क्या कर रहे हैं कि अपने शरीर को एडजस्ट कर रहे हैं उनके आंकड़ों के हिसाब से, जो आंकड़े लिए कैसे गए वो आपको पता ही नहीं है, और वो आंकड़े बार बार बदलते हैं। मैं चैलेंज देता हूँ आपसे, 120/80 सुनते आए ना, देश में जितने बड़े हॉस्पिटल है, जो बड़े माने जाते हैं बिल्डिंग वाले, उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से पूछिए कि बताइए आंकड़ा क्या है। अब पता आपको आंकड़ा क्या है, 115/75, हाँ, और कम हो गया, तो इस साल के अंत तक अब वो 110/70 हो जाएगा, यानी कि तब वही इंसान हेल्दी माना जाएगा जो अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराएगा। जो भी चेक कराएगा इतना कम तो होगा नहीं, तो भाई आप तो ब्लड प्रेशर की दवाई लो, वही वाली हालत सुधीर भाई जैसे कि आपका साइज तो बड़ा है, सर्जरी कराओ, या साइज से छोटा है, इसको खींच के बड़ा करो। तो हम क्या कर रहे हैं, जो इंसान अपने आप को उस चप्पल में फिट कर रहे हैं जो चप्पल आपके लिए बनी नहीं करी, और जब फिट करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी खींचाता नहीं करेंगे, अब उनका पैर गड़बड़ हो जाएगा, फिर बोलेंगे, डॉक्टर बोलेगा देखा मैंने तो पहले ही बोला था आपका पैर गड़बड़ है, तो वो पहले नहीं था ओरिजिनली, बट इस तरह से इसको पेश कर दिया गया। अब अगर हम बोलें कितना ब्लड प्रेशर कितना हाई होना चाहिए, किस चीज़ को माने इनमें से, तो उसके लिए एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। नॉर्वे एक देश है जहाँ पे लोग 80 साल के ऊपर आम जीते, उनकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी दुनिया में सबसे ज़्यादा, और नॉर्वे में अधिकतर लोगों का ब्लड प्रेशर 150/90 से ऊपर है, जबकि वो सबसे हेल्दीएस्ट लोग हैं। यहाँ से अगर कोई डॉक्टर नॉर्वे चला जाए और लोगों के ब्लड प्रेशर चेक करेगा तो क्या बोलेगा, अरे बाप रे, सब में हाई ब्लड प्रेशर, सब में हार्ट अटैक से मरेंगे, सबको गोली खिला के 120/80 ले आओ, यही बोलेंगे ना। तो गांधी जी का ब्लड प्रेशर कितना रहता था, 200/100, तो क्या आपको लगता है बीमार थे, थके हुए थे, एनर्जी नहीं था, हार्ट अटैक आ जाता, ऐसा लगता? तो ब्लड प्रेशर जो है चप्पल के साइज की तरह, किसी का 4 भी हो सकता है तो किसी का 11 भी हो सकता है, वो उसका नॉर्मल है, 4 वाले का अपना नॉर्मल है, वो कंफर्टेबल है कि नहीं। मेरी वाइफ का ब्लड प्रेशर पिछले 20 साल से मैं देखता हूँ कि 100/60 रहता है, तो वो उसका नॉर्मल है, दैट इज हर नॉर्मल। उसका अगर 120/80 आ जाएगा तो मैं बोलूँगी अरे हाई ब्लड प्रेशर हो गया। तो जब आप ब्लड प्रेशर को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर विद योरसेल्फ, आपका कितना रहता है, कितने में आप कंफर्टेबल है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके लिए कोई बहुत जनरलाइज हम कर नहीं सकते। और जिनको ये लगता है कि भाई हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक होता है, तो जिन लोगों को हाई हार्ट अटैक आया है, क्या वो सबका हाई ब्लड प्रेशर था? इसके ऊपर रिसर्च हुआ और ये देखा गया कि अधिकतर लोग जिनका हार्ट अटैक आता है उनका ब्लड प्रेशर 120/70 से नीचे रहता है। तो लो ब्लड प्रेशर कॉजेज हार्ट अटैक, नॉट द हाई ब्लड प्रेशर। किसी भी ब्लड प्रेशर में हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है लो। तो जो चीज़ सच है उसे छुपा के, जो चीज़ डरा के कि हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक आ जाएगा, तो जिस तरह से मैंने आपको सबूत दिए लैंसेट 2016, वैसा सबूत आपको मांगने चाहिए उनसे जो ऐसा बोलेगा कि हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक आ जाएगा। पहली बात तो हाई ब्लड प्रेशर कितना होता है, ये भी वो होता है। तो मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि आंकड़ों के खेल से बचें, हम आंकड़े नहीं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंट की बात करते हैं, मान लो एक प्रेगनेंट की बात अभी थोड़ी बात करेंगे। हम क्या करते हैं, ये 250 का आंकड़ा, फिर भी एक आंकड़ा ये हम लेते हैं जब हमें किसी का इंसुलिन को घटाना है।
दवाई को घटाना, फिर तो एक नंबर देना पड़ेगा क्योंकि उसकी दवाई घटानी है उसी के कॉन्टेक्स्ट में। तो अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद आपका ब्लड शुगर 250 से नीचे रहता है तो दैट इज नॉर्मल। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चला? आज से 70 साल पहले किसी को नहीं पता था कि किसको हाई ब्लड शुगर होने। तो दुनिया भर में अलग अलग जगह पे लोगों ने क्या किया कि लोगों को इकट्ठा करके उनका एवरेज ब्लड शुगर देखा, जो हेल्दी लोग, और ये देखा कि हेल्दी लोगों में 250 अगर है तो बॉडी के किसी भी ऑर्गन में कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ज़्यादा जाएगा तो फर्क पड़ेगा, ये देखा है। तो 250 को शुरू में या एक यूनिवर्सल सहमति मिलके चलो इस नंबर को फॉलो करेंगे, लेकिन वही वाला फुटबॉल मैच वाला धीरे धीरे चुपके चुपके उसको 250 को 200, 200 को 100, 150, 150 को 100 ऐसे करते गए, आपको पता ही नहीं चला। अभी मेरी एक भाई से बात हो रही थी, हमारे यहीं पे थे, उनका ब्लड शुगर है 107, कहते हैं मेरा तो हाई ब्लड शुगर, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में गोल पोस्ट क्या लिया हुआ 100। अब उस जो ऑलरेडी नॉर्मल है उसको और नीचे लाने के लिए दवाई लेंगे, अब खेल शुरू हो जाएगा। जो कि इनका पैर पहले से ठीक है लेकिन उस साइज में फिट करने के लिए सर्जरी कराएंगे, अब इनका पैर डाउन हो जाएगा। इसको समझने की जरूरत। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उनके सबूत भी साथ साथ मैं देते जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी जो बात बताया उसका सबूत के लिए ये किताब है न्यू डायबिटीज गाइडलाइंस, को पढ़िएगा, ये लिंक है, यहाँ से फ्री डाउनलोड हो सकता है। वैसे तो दुनिया भर के अलग अलग साइट में दिखता भी है, बट यहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। सिमिलरली ब्लड प्रेशर, ऊपर का आंकड़ा और नीचे का आंकड़ा दोनों को प्रेस कर लीजिए, दोनों का 250 से नीचे तो बिल्कुल ठीक है। 150/90 टोटल कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 240, 250 से नीचे। अब जो मैं नंबर पेश कर रहा हूँ इसके पीछे का साइंस क्या है, अगर आपको जानना है तो इस लिंक में जाएंगे तो वो किताब के अंदर मिल जाएगा। कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, कोई बोलता है ट्राइग्लिसराइड मेरा ठीक नहीं है, मैं LDL ठीक नहीं है, HDL ठीक नहीं है, उसको छोड़िए। टोटल कोलेस्ट्रॉल 250 से नीचे है तो सब कुछ ठीक है। तो ये एक आंकड़ा अगर देखना है तो इस तरह से देखिए, और ये जो आंकड़ा है ये आंकड़ा फिर भी वाइड स्प्रेड तरीके से यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। लेकिन अगर 250 वाला आंकड़ा सबको पता चल जाए तो देखेंगे किसी को कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सोचेंगे जिनका ऊपर उनको खाना चाहिए क्या? उनको अपना कोलेस्ट्रॉल नीचे करना। कोलेस्ट्रॉल नीचे कैसे करेंगे? डोंट ईट कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कोलेस्ट्रॉल किस खाने में है कि नहीं? याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत भगवान ने सिर्फ एनिमल्स को दी है, जानवरों। हम जानवर है कि हम प्लांट है, वी आर एनिमल्स, तो हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बना सकती है, पौधे कोलेस्ट्रॉल नहीं बना सकते। सेब ये जानवर से आया कि प्लांट से आया? नो कोलेस्ट्रॉल। काजू जानवर से आया कि प्लांट से आया? प्लांट्स। 0 कोलेस्ट्रॉल। तो जबकि दूध जानवर से आया कि प्लांट से आया? कोलेस्ट्रॉल। तो आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं खाना है बस। तो जब भी कोई चीज खाएंगे आप पूछेंगे कहाँ से आएगी? अच्छा, जानवर से आया? नहीं, प्लांट से आया, खा लेते। इतना ही तो करना है जी। आपकी बॉडी उतनी ही कोलेस्ट्रॉल बनाती है जितनी उसको जरूरत है, लेकिन जब आप ऊपर से खा रहे हैं दैट बिकम्स एक्सेस, वही अधिक हो रहा है। तो बजाय इसके कि हम ये बोलें कि डोंट ईट कोलेस्ट्रॉल, डॉक्टर बोलेंगे दवाई भी खाओ, वही सर्जरी वाली। बजाय इसके कि मैं सुधीर भाई को बोलूं कि मैं चप्पल चेंज कर देता हूँ साइज आपके हिसाब से, मैं ये बोल रहा हूँ सर्जरी करा रहा हूँ, क्योंकि चप्पल चेंज करने में कोई व्यापार नहीं हो रहा था। सर दवाई भी दूध के साथ देते रात को सोते समय। हाँ, अभी का न्यूज है कि छोटे बच्चों को भी कोलेस्ट्रॉल की दवाई देते। कुछ समय पहले की ये बात चल रही थी कि ऐसा करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो पानी की टंकी उसमें ही घोल देते हैं। सच्ची में कि सबके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, सब मान ही लेते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अनजाने में आप वो दवाई का सेवन करेंगे और अब आप रियल मायने में बीमार हो, क्योंकि वो दवाई आपके बॉडी को बुरी तरह से इंटरफेयर करती है बॉडी के प्रोसीजर से। याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल की बात करें, हमारे बॉडी में जितने फंक्शन हो रहे हैं, हमारे बाल उग रहे हैं, हमारे नाखून उग रहे हैं, हमारे ब्लड बन रहा है, अलग अलग तरह के हार्मोन बन रहे हैं, वो सब कैसे बनता है? उसका आउटर लेयर कौन सा होता है? वो कोलेस्ट्रॉल का होता है। एक अंडा से मुर्गी बन जाती है, उस अंडे में एनर्जी, वो ताकत, वो लाइफ कहाँ से आती है?
उस अंडे को लेके लैब में ले जाइए कि इसमें क्या है। 68% कोलेस्ट्रॉल है। सोचिए कोलेस्ट्रॉल कितना इंपॉर्टेंट है कि कोलेस्ट्रॉल लाइफ बना देता है और बाकी जो है वो सारा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो कोलेस्ट्रॉल एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके बॉडी के लिए भी और चिड़िया के पैदा होने के लिए भी। उस चीज को विलन बना के आपको दवाई खिला रहे हैं, उसके बाद से सारा दिक्कत शुरू होती है। Where the problem starts when you start taking the medicine, drug. तो खैर ये जो मैंने अभी आपको बोला, इन सबके सबूत आपको अगर चाहिए तो ये जो किताब है हाई कोलेस्ट्रॉल मेडिकल फ्रॉड, ये डाउनलोड करके इससे सबूत दे सकते हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको बीमारी से मुझे नहीं बचाना। पहले तो बीमारी के नाम पे जो डायग्नोसिस है उससे बचाना। ज़्यादातर लोग बीमार नहीं पड़ते, इस जंजाल में फंसते हैं और वो दवाई लेते हैं, अब बीमार पड़ गए इन ट्रू सेंस, फिर और दवाई लेते हैं, दैट इज अ ट्रैप। एक उदाहरण देकर समझाता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लो किडनी के पेशेंट्स, अभी आप देख रहे होंगे 4 साल पहले तक किडनी का पेशेंट ढूंढने के लिए थोड़ा टाइम लगता होगा। आज अगर मैं बोलूँ किडनी का पेशेंट जैसे नाम लिया, आप सबके जहन में अपने आसपास ही खूब सारे लोग मिल गए होंगे, है ना, कि ये भी या मैं भी, है ना। जितना कॉमन कोल्ड हुआ करता था, आज क्रॉनिक किडनी डिजीज इतना कॉमन है कि नहीं। तो लेकिन ये कैसे है? पहली बात तो डायग्नोसिस के बेसिस पे एक हेल्दी इंसान को समझा दिया जाता है आप क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट है, और वो डायग्नोसिस क्या है? क्रिएटिनिन बढ़ गया मेरा। कई बार लोग आते हैं हमारे हॉस्पिटल, 20 हॉस्पिटल हमारे यूज के नाम से, भागे कि मैं तो किडनी का पेशेंट हूँ, मैंने देखने में तो नहीं लग रहा, कहा देखो मेरी रिपोर्ट तो ये कह रही ना। तो वो रिपोर्ट को बिलीव करते हैं। रिपोर्ट में क्रिएटिनिन 2 है, 3 है, तो क्रिएटिनिन को एक भूत की तरह पेश कर दिया गया। क्रिएटिनिन लेकिन क्या हाई क्रिएटिनिन का मतलब किडनी डिजीज होती है, या क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा तो इंसान मर जाएगा, मरने के चांस बढ़ जाएंगे? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल के जवाब के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन स्टडी किया गया, सबसे बड़ा दुनिया का। 5,388 पेशेंट ने पार्टिसिपेट किया और तब ये देखा गया कि जिनकी क्रिएटिनिन ज़्यादा होती है उनके मरने के चांसेस कम हो जाते। उल्टा ये रहा। तो ये जो ये स्लाइड में देख जाऊंगा, तो ये दिखाइए डॉक्टर को जब भी, या उस पेशेंट को दिखाइए, पेशेंट या हेल्दी इंसान जो क्रिएटिनिन के नाम पे कि मेरा तो क्रिएटिनिन बढ़ गया और मेरा किडनी खराब है। तो कई बार मैंने कहा कि नहीं, क्रिएटिनिन समझा देता हूँ कि क्रिएटिनिन का कोई कनेक्शन नहीं है ज़्यादा किडनी से। फिर वो एक और पासा फेंकता है, डॉक्टर का एक और रिपोर्ट सामने वाला, देखो जी अल्ट्रासाउंड में है कि मेरी किडनी सुगड़ गई है। आपकी किडनी कैसी थी डॉक्टर को पहले से कैसे पता कि ये सुगड़ी हुई है? वैसे भी आप सोच के बताइए, किसी का नाक चपटा है तो उसकी कम सांसें आएंगी, किसी का आँख ज़्यादा बड़ी ज़्यादा दिखाई देगा। जिस प्रकार आपके नाक का साइज आपकी आंखों के साइज से कोई कनेक्शन नहीं है कि आपको कैसी सांसें आ रही है और कैसे दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार आपका किडनी का साइज कुछ भी हो सकता है, उसका कोई कनेक्शन नहीं, उसकी फंक्शनिंग कैसी है। लेकिन डॉक्टर ने बताया किडनी शुगर गया, वो मान भी गया, और मान गया क्रिएटिनिन ज़्यादा बढ़ गया, वो मान गया और अपने को बिलीव करने लगा मैं तो किडनी पेशेंट। अब वो डॉक्टर जो बोलेगा या डकैत जो बोलेगा वो करेगा। किसी को भी लूटना आसान कब होता है? जब उसको डरा दो। अगर किसी को लूटना चाहते हैं, डरा दो उसको, फिर कुछ भी मांग लो उससे, वो दे देगा। और डराने के जो हथियार है, मैं यहाँ तो चलो एक नॉर्मल कॉन्फ्रेंस है, जो मेरे मेडिकल कॉन्फ्रेंस होते हैं देश में विदेश में, मैं तो बोलता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ इसके अगेंस्ट अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो वो ला के दे सकते हो, ताकि एक अच्छा डिस्कशन नहीं है। आप भी ढूंढ के दे सकते हैं कि इसके अगेंस्ट जो मैं बोल रहा हूँ, इसके विपरीत चीज़ अगर सही है तो वो आप ढूंढिए, राइट? है ही नहीं, सच्चाई यही है जो मैं बता रहा हूँ। आते हैं क्रिएटिनिन पे, क्रिएटिनिन क्यों बढ़ता है ये बताना आपके लिए, आपको समझाना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि क्रिएटिनिन के नाम पे भूत के बता के लोगों को डराया जाता है। क्रिएटिनिन तब बढ़ता है जब किसी को इन्फेक्शन होता है बॉडी में। इन्फेक्शन तो होता ही रहता है, अभी मुझे खांसी बुखार होता है, इन्फेक्शन है। ऐसे में अभी अगर मैं अपना KFT कराऊँ तो मेरा क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ा रहेगा। जिस तरह से जब आपको इन्फेक्शन होता है तो कई बार बुखार, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है, ताकि वो फीवर आपके इन्फेक्शन को मार के भगाए। तो फीवर कोई बीमारी नहीं है, बल्कि वो हथियार है। ठीक उसी तरह से वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में ना फैले
तो ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ेगा तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन रिप्लिकेट नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्रिएटिनिन कोई विलेन नहीं है, ये आपको ठीक करने के लिए टेम्पोररी। या फिर आपके अगर यहाँ कोई पहलवान है, उस पहलवान को बोलिए अपना KFT चेक करें। पहलवानों का क्रिएटिनिन बढ़ा होगा, जितने ज़्यादा मस्कुलर बॉडी होगी उतना क्रिएटिनिन बढ़ा होगा। तो क्या पहलवान की किडनी फेल होगी साइड? तो अगर आपके बॉडी में मसल मास ज़्यादा है तो आपका क्रिएटिनिन बढ़ा रहेगा, बट दैट डज नॉट इंडिकेट कि वो किडनी का पेशेंट है, राइट। या फिर जो लोग स्टीरॉयड लेते हैं, स्टीरॉइड्स, उनका क्रिएटिनिन फिर बढ़ जाता है, तो उनको क्या करना है, स्टीरॉइड छोड़ देना है। फिर वही सोल्यूशन है। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यहाँ तो नहीं कर सकते, यहाँ के बाहर कर सकते हैं। जिनको कई लोग होते हैं जो मांस खाते हैं, 20 साल के 28 साल की उम्र तक मैं भी खाता था, बंगाली परिवार में ऐसे ही होता है। उसके बाद तो मैं डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं लेता, इट हैज बीन लॉन्ग टाइम। लेकिन मैं ऐसे बोलता हूँ, जब मैं मलेशिया वियतनाम जाता हूँ, कि एक दिन अपना क्रिएटिनिन चेक करो, फिर रेड मीट मांस खूब सारा खा लो, खाने के 2 घंटे बाद फिर क्रिएटिनिन चेक कर लो, 2 घंटे के अंदर क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। क्रिएटिनिन खाएंगे तो ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। दैट डज नॉट मीन कि 2 घंटे के अंदर आपकी किडनी फेल होगी, बर्बाद होगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रिएटिनिन कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसके बेसिस पे ये बता दिया जाए कि आपकी किडनी कैसे काम कर रही है। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि क्रिएटिनिन के नाम पे इंसान डर तो गया ही है। अब अगर उसे बोलेंगे डायलिसिस करा लो, करा लेगा। अब जो भी बोलेंगे ट्रांसफर का तो भी करा लेगा, दवाई भी चलो तो भी चलेगा। जबकि ये क्रिएटिनिन ऊपर नीचे होता है, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है कि नहीं, क्या आपने खाया, बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर है। तो अच्छा, एक और चीज़ है इसमें, पोटेशियम, ये एक और भूत है। पेशेंट आगे बोलते देखो जी मेरा पोटेशियम भी बढ़ गया। अब पोटेशियम को दिमाग में घुसाया हुआ है कि पोटेशियम बढ़ गया तो आपका हार्ट फेल हो सकता है। जो असली किडनी के पेशेंट होते हैं, असली, कैसे हम पहचानते हैं, हमारे हॉस्पिटल में आइएगा 70% तो किडनी के पेशेंट ही मिलेंगे, असली वाले। नकली वाले तो वो जो कागज में किडनी पेशेंट, और असली वाले वो जो शारीरिक रूप से किडनी पेशेंट। कैसे हम पहचानते हैं? ये पहचान आप समझ लीजिए। पहली पहचान किडनी फेलियर की, किडनी फेलियर मतलब अभी किडनी उतना ठीक से काम नहीं करती, कि उनके हाथों में, पैरों में, चेहरे में स्वेलिंग हो जाएगी, सूजन आ जाएगी, तो मतलब किडनी 100% काम नहीं करती, पहली पहचान। तो जैसे कोई पेशेंट मिलता है मुझसे, मैं किडनी पेशेंट हूँ, तो मेरी नज़र उसके पैरों में होती है, और ऐसे लेंस लगा के देखने, इतनी दूर से देखने से अगर सूजन आप एहसास कर पा रहे, पहली पहचान। दूसरी पहचान, उसका यूरिन आउटपुट आधे लीटर से कम होना चाहिए 24 घंटे में। उससे पूछ सकते हैं, बता देगा, करके देख लेगा। दूसरी पहचान। तीसरी पहचान उसकी होती है उसका ब्लड प्रेशर, दवाइयों के बावजूद भी 200/100, 180/90, खूब हाई, दवाई भी कंट्रोल नहीं कर पा रही। तीसरी पहचान। ये तीनों चीज़ें अगर एक साथ होगी, हम बोलेंगे हाँ अब ये किडनी का पेशेंट है। फिर चाहे क्रिएटिनिन नॉर्मल हो, क्या हो क्या नहीं। तो किडनी के पेशेंट का जो पहचान है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इसको 1-2 बार सुन लीजिए, वीडियो को देख लीजिए, कि इस तरह से हम अपने हॉस्पिटल में पहचानते हैं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, बिना किसी दवाई के या दवाई के साथ भी, अगर आपका पेशाब नॉर्मल है, अगर स्वेलिंग नहीं है आउटराइटली, इसका मतलब आपकी किडनी का यही वाला काम है, और वो कर रहा है अच्छी तरह से नहीं करेगा तो ये नॉर्मल नहीं रह सकता। तो किडनी काम कर रही है। तो इस तरह से हम पहचान करते हैं किडनी के पेशेंट की। जो असली वाले किडनी के पेशेंट होते हैं, उनके बॉडी में पानी भर जाता है, क्योंकि पेशाब से पानी निकलता नहीं है। अब उनका बॉडी में जो केमिकल है, जो उसका फ्लूइड बैलेंस है, एक नॉर्मल इंसान के फ्लूइड बैलेंस से अलग हो गया। इसीलिए जो किडनी पेशेंट है, उनका पोटेशियम का जो रेंज है, एक नॉर्मल इंसान के रेंज से अलग ही होता है। एक नॉर्मल इंसान के लिए 6 पोटेशियम कुड बी कॉल्ड एज हाई, एक किडनी पेशेंट के लिए 6 पोटेशियम इज नॉर्मल। तो एक किडनी पेशेंट के, असली वाले किडनी पेशेंट का पोटेशियम लेवल को एक नॉर्मल इंसान के पोटेशियम लेवल से हम कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। तो अब एक असली किडनी पेशेंट को जब डराते हैं कि आपका पोटेशियम हाई हो गया, जो कि हाई है नहीं, क्योंकि उसका फ्लूइड ज़्यादा है, तो उसका पोटेशियम अकॉर्डिंगली ज़्यादा पोटेशियम को सहने की शक्ति उसमें आ जाती है। लेकिन अब वो क्या डराते हैं डॉक्टर, कि पोटेशियम वाला खाना नहीं खाना, हाई पोटेशियम फूड मत खाना, क्योंकि पोटेशियम तो ऑलरेडी ज़्यादा है उस डॉक्टर के हिसाब से। अब हाई पोटेशियम फूड कौन सा होता है? वेरी सिंपल, भगवान का बनाया हुआ हर खाना
हाई पोटेशियम होता है, इंसान का बनाया हुआ हर खाना लो पोटेशियम होता है। तो डॉक्टर जब ये बोलता है कि आपको हाई पोटेशियम डाइट नहीं लेना है, तो डॉक्टर ये बोलना चाह रहा है कि भगवान का बनाया हुआ कुछ मत खाना और इंसान का बनाया सब कुछ खाना। अब इंसान का बनाया क्या हो सकता है? बिस्किट है, ब्रेड है, नमकीन है, नूडल्स है, कोल्ड ड्रिंक है, पिज्जा है, बर्गर है, राइट, चाय है, कॉफी है, लो पोटेशियम डाइट। डॉक्टर बोलता है ये ले लो। हाई पोटेशियम डाइट कौन सा है? भगवान का बनाया हुआ फल है, सब्जी है, टमाटर है, खीरा है, नारियल पानी है, सेब है, संतरा है। तो जरा लॉजिकली सोचिए, साइंटिफिकली ना भी सोचे तो क्या आपको ये लॉजिक ठीक लगता है कि भगवान के बनाए हुए खाने से हम और बीमार पड़ जाएंगे? इंसान ने जो बनाया फैक्ट्री में उसी से हमारी हेल्थ ठीक रहेगी? कहीं लॉजिक लगता है? नहीं लगता। लेकिन उसने कैसे कन्विंस किया? पहले ये कन्विंस किया आपका पोटेशियम हाई है, राइट, और उसके बाद हाई पोटेशियम नहीं खाना। वो लिखित में देते हैं कि नारियल पानी पीना मना है, टमाटर खाना मना है, पालक खाना मना है, एक लिस्ट बना के देते हैं। उस लिस्ट में आप देखें तो भगवान का बनाया सारा खाना गायब होगा। फिर एक और लिस्ट देते हैं जिसमें क्या खाना है, बिस्किट है, ब्रेड है, नमकीन है, पिज्जा है, बर्गर है, ये सब खा सकते हैं, राइट। तो जब भी आपको देखना है कि हाई पोटेशियम डाइट कौन सा है, भगवान का बनाया हुआ हर डाइट हाई पोटेशियम। लो पोटेशियम कौन सा है? इंसान का बनाया हुआ हर डाइट लो पोटेशियम डाइट, राइट। अब क्या होगा? वो बिस्किट खाएगा, ब्रेड खाएगा, नमकीन खाएगा, तो धीरे धीरे उसकी हेल्थ खराब होगी या ठीक होगी? और जब खराब होगी तो डॉक्टर बोलेगा मैंने तो पहले ही बताया तुम किडनी पेशेंट की, कोई मान जाएगा, है ना? तो कोई ये बोलते हैं डॉक्टर ने बताया सारी बात मैं कर रहा हूँ लेकिन मैं ठीक नहीं हो रहा। मैंने कहा इसलिए तो तुम ठीक नहीं हो रहे। तो खैर यहाँ पे ये समझना होगा कि जो मैंने अभी बताया पोटेशियम के कॉन्टेक्स्ट में, इसका अगर आपको रिसर्च पेपर चाहिए वो यहाँ पे लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया बहुत ही बेहतरीन। उसमें क्या किया, जैसा हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं, पिछले 3 साल से कर रहे हैं, कि अगर किडनी पेशेंट को हाई पोटेशियम डाइट दे दिया जाए तो उनकी किडनी ठीक हो जाती है। तो हम यही करते हैं, किडनी पेशेंट को नारियल पानी देते हैं, पालक दे देते हैं, टमाटर दे देते हैं, एप्पल दे देते हैं, ऑरेंज देते हैं, पपीता देते हैं, खूब सारा। नतीजा उनका किडनी ठीक, उनकी सूजन गायब। नतीजा उनका यूरिन आउटपुट बढ़ गया, उनका ब्लड प्रेशर नीचे आ गया, पूरी तरह स्वस्थ हो गए, राइट। ये तो रिसर्च पेपर है 2020 का, लेकिन हम अपने हॉस्पिटल में खुद ही ये करते हैं, राइट। तो जो चीज़ें आपको ठीक कर सकती हैं उन चीज़ों को हटा दो, और जिन चीज़ों से आपकी बीमारी बढ़ सकती है उसी को कन्विंस करके डाल दो। अब बीमारी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो पहले तो यह है कि ट्रैप में आप कैसे फंस रहे हैं। एक हेल्दी इंसान किस तरह से ग्रेजुएट हो रहा है इनटू ट्रू सिकनेस। असली पेशेंट, 2 तरह के पेशेंट है, नकली पेशेंट, एक असली पेशेंट। नकली पेशेंट मतलब कागजी पेशेंट, कागज में बता दिया गया कि आप पेशेंट हो, मान लिया। मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ। आजकल ऐसा होता है कि जब भी कभी किसी को महिलाओं में ब्रेस्ट में थोड़ा सा कहीं उसको दिख रहा है कि अगर गांठ वाठ है, तो इस तरह की अवेयरनेस फैला दी गई है, मिस इन्फॉर्मेशन, कि गांठ कहीं ट्यूमर ना बन जाए, कैंसर ना बन जाए, तो वो क्या करेगी? ऑपरेशन। डॉक्टर को दिखा दो। डॉक्टर क्या बोलेगा? ऑपरेशन, मेमोग्राम कर दो, बायोप्सी कर दो। अब जो बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी क्या होता है ये आपको समझ लेंगे तो कभी कोई बायोप्सी नहीं करेगा जिंदगी में। बायोप्सी में जहाँ पे शक है कि ये गांठ कहीं कैंसर ना हो, वहाँ से एक टुकड़ा निकाल लेते हैं और टुकड़े को स्लाइड में डालेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा जैसा आपको दिख रहा है, असली स्लाइड है। अब इसकी शक्ल को देख के पैथोलॉजिस्ट इसके डिजाइन को देख के ये तय करेगा ये कैंसर सेल है, नॉर्मल सेल है, एब्नॉर्मल सेल है, लाइक दैट। तो लेकिन जो डॉक्टर बोल रहा है ये कैंसर है या नहीं है, डॉक्टर को जो बोल रहा है उसमें कितनी चाहिए, इसके लिए भी एक ऑब्जर्वेशन स्टडी हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग। उसमें क्या किया, इसी वाले स्लाइड को 800 अलग अलग डॉक्टर को दे दिए जो आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं थे, और उनसे पूछा गया बताओ ये नॉर्मल है कि एब्नॉर्मल है। करीब 43% डॉक्टर ने बोला ये नॉर्मल है, करीब 34% डॉक्टर ने बोला ये एब्नॉर्मल है, और करीब 19% डॉक्टर ने बोला ये कैंसर। अब जरा सोचिए आपके बायोप्सी का स्लाइड किस डॉक्टर के पास गया उस पर निर्भर करता है कि आप पेशेंट है या नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन आपके पास जब बायोप्सी की रिपोर्ट आती है आपको ऐसा लगता है कि भगवान का दिया हुआ कोई वाणी है जो बदल नहीं सकती, यही लगता है ना। जैसे ही एक इंसान को बोलते हैं आपका बायोप्सी की रिपोर्ट आ गई, यहाँ पे कैंसर लिखा हुआ आ गया, तो आधा तो वहीं वो मर जाता, मरता ही नहीं मरता, आधी जान तो वहीं निकल जाती है, उसके बिहेवियर पेशेंट वाला हो जाता है, खाना पीना बंद, भूख लगना बंद, राइट, और वो घर में बैठ जाता है, जॉब छोड़ देता है, अब तो उसका बिहेवियर पेशेंट हो जाता है, और आप भी मान लेते हैं तो पेशेंट ही दिखेगा ना, और वही से कसर कीमोथेरेपी पूरी कर देता है। तो
बायोप्सी ना केवल मिसलीडिंग है, बायोप्सी इज वेरी डेंजरस, क्योंकि बायोप्सी के दौरान लोगों की डेथ हो जाती है। 84% बोलते हैं कि बेहद पेन होता है, ब्लीडिंग होती है 0.16% में, 0.1% लोग पंचर हो जाते हैं और ऑर्गन्स में, और 0.1% लोगों की डेथ भी हो जाती है ड्यूरिंग द बायोप्सी। तो बायोप्सी अपने आप में एक बीमारी है, अपने आप में एक बीमारी है। फिर बोलते हैं बोन मैरो टेस्ट कराओ, वो भी बायोप्सी है, खतरनाक वाली बायोप्सी। बोन मैरो टेस्ट जब कराते हैं तो अधिकतर लोग बोलते हैं उनको पेन कितना होता है, इतना पेन कि जितना वो कभी सह नहीं सकते। बोलने में लगता है बोन मैरो टेस्ट कर दो, लगता है छोटा मोटा कुछ टेस्ट होगा, जबकि ये भयंकर तरह से, और कई लोग तो मर ही जाते हैं। और मर गए तो बोलेंगे क्या डॉक्टर, वो तो कैंसर से मर गए, यही बोलेंगे ना। ये थोड़ा बताएंगे हमने बायोप्सी की, उसकी वजह से कुछ दिनों में उसकी देहांत हो गई, यही बोलेंगे। तो हमें समझना होगा कि जैसे मैंने आपको बताया, बायोप्सी इज नॉट रिलायबल, मिसलीडिंग, डेंजरस। रिलायबिलिटी उसकी कितनी है, जितनी की कॉइन टॉस की होती है उतनी रिलायबल। ठीक इसी तरह से अभी पहले मैं बता रहा हूँ कि कैसे ट्रैक में फंसते, नकली पेशेंट कैसे असली में बनता है, फिर मैं बताऊँगा असली वाले पेशेंट को ठीक कैसे होगा, है ना। पहले तो नकली पेशेंट ही मेजर प्रॉब्लम है। अब देखिए मेमोग्राम, ये जानना जरूरी है सबके लिए कि मेमोग्राम क्या होता है। ये चेक करने की, जैसे आपको सलाह देते हैं कि 40 की उम्र का हर 6 महीने में एक बार मेमोग्राम कराना चाहिए, वीडियो चल रहा है। तो मेमोग्राम में क्या होता है ये समझना होगा आपको कि दो प्लेट्स हैं जो आपस में ब्रेस्ट को इस तरह से प्रेस करते हैं। ये करीब 22 kg का है एक प्लेट, इतना प्रेशर जिससे आपकी चीज निकल जाए, और फिर फोटो खींचते हैं, अंदर से दिखाते हैं कि कोई डैमेज तो नहीं है। अब इसको अगर आपको समझना हो तो इसको अगर आपको समझना हो तो कुछ इस तरह से आपको समझाता हूँ। 2 संतरे ले लीजिए, एक को तो ऐसे छोड़ दीजिए, एक को खूब दबाइए अच्छी तरह से, छोड़िए ऐसे दबा दीजिए, फिर छोड़ दीजिए। 2 संतरे एक के बाद आइए, कौन सा वाला संतरा सड़ा हो जाएगा, दबाया, क्योंकि अंदर के सेल्स को अपने तोड़ डाले। जब भी मेमोग्राम करेंगे तो अंदर के सेल्स को अपने तोड़ा है, इंजर्ड कर दिया। अच्छा, तो क्या होगा, जब इंजर करेगा तो बॉडी क्या करेगी, उसे हील करने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको 6 महीने बाद दोबारा इंजर करने वाला है। ऐसे ही आपके डॉक्टर ने बोला कि भाई दोबारा मेमोग्राम करो। जब आप रिपीटेडली इंजरी करते हैं कहीं एक स्पॉट पे, तो हमारा ब्रेन सोचता है कि ये तो लगातार इंजरी हो रहा है, तो लगातार हीलिंग प्रोसेस करता रहता हूँ और हीलिंग प्रोसेस को स्टॉप नहीं करता। व्हाट इज कैंसर? व्हेन द हीलिंग प्रोसेस डज नॉट स्टॉप, दैट इज कॉल्ड कैंसर। कैंसर को अलग बीमारी नहीं है। जैसे मान लो यहाँ कट गया तो बॉडी अपनी हीलिंग प्रोसेस शुरू करता है, लेकिन जब जख्म भर गया तब बॉडी हीलिंग प्रोसेस स्टॉप भी करता है। अगर हीलिंग प्रोसेस बॉडी स्टॉप ना करे तो क्या होगा कि यहाँ बॉडी और भेज रहा है कुछ ना कुछ, राइट, हील करने के लिए अंदर से इंग्रेडिएंट भेज रहा है, न्यूट्रिएंट भेज रहा है, तो भेजते भेजते वो क्या बन जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता है, दैट इज ए ट्यूबरस ग्रोथ। तो व्हाट इज कैंसर? इसका बाय डेफिनेशन, व्हेन द हीलिंग प्रोसेस डज नॉट स्टॉप, दैट इज कैंसर। और जहाँ पे रिपीटेडली जख्म करेंगे तो ब्रेन विल डिसाइड आई विल नॉट स्टॉप द हीलिंग प्रोसेस, क्योंकि बार बार डैमेज हो। आपको पता ही है कि इस हॉल में बार बार ये टूटता जाता है, गाजा का बम यहाँ लगता है, ये टूट जाता है, फिर हम जब तक उसको ठीक करते तब तक एक और बम मार देते हैं। तो आप क्या करेंगे कि हीलिंग को स्टॉप ही नहीं करना है, ना तो लेबर को जाने देना है, ना ही सप्लाई ऑफ ब्रिक को रोकना है, क्योंकि आपको ये उम्मीद है कि दोबारा टूटने वाला है। तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे बहुत सारी ईंटें इकट्ठे होने लगेंगी, लेबर इकट्ठे होने लगेंगे, ये जैम हो जाएगा, ये ट्यूमर बन जाएगा। तो कैंसर करना है किसी को, मान लो किसी को कोई चाहता है कि मुझे कैंसर हो जाए, तो जब भी इंजरी हो तो उस इंजरी के जख्म के भरने से पहले दोबारा उसको खरोच दो। बंदर आपको देखा ठीक होने हुआ कि नहीं, खरोचता रहता है। तो फिर वो ब्रेन विल डिसाइड दैट आई विल नॉट स्टॉप द हीलिंग प्रोसेस, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ कैंसर। ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये एक तरह का ट्रैक है, एक फाइनल ट्रैक, फिर हम आ जाएंगे करना क्या होगा। पेट स्कैन आपने अक्सर सुना होगा, 3rd स्टेज कैंसर का पेशेंट है, 4th स्टेज कैंसर सुना ना आपने, राइट। तो मतलब 4th स्टेज मतलब बहुत ही भयंकर तरह का कैंसर। तो कैसे पता चलता है 4th स्टेज का कैंसर है? इसके पीछे का चाल बोले या डायग्नोस्टिक तरीका बोले वो क्या है? अब देखिए पेट स्कैन ऐसा होता है जैसा दिखा रहे हैं,
एक हाइपोथेसिस बनाया हुआ है बिना किसी साइंटिफिक बेसिस के कि बॉडी का जो सेल सबसे ज़्यादा शुगर खाएगा उसे हम कैंसर सेल घोषित कर देंगे। अब कैसे पता चलेगा कौन सा सेल ज़्यादा शुगर खाएगा? तो बॉडी में शुगर इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन से, वो शुगर पूरे ब्लड में घूमेगा। कुछ सेल तो ज़्यादा ही खाएंगे इन कंपैरिजन टू सम अदर सेल्स, राइट। तो जो सेल ज़्यादा शुगर खाएगा वहाँ ज़्यादा शुगर इकट्ठा होगा, शुगर यूटिलाइज होगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ज़्यादा खा रहा है? साथ में रेडियो एक्टिव मटीरियल FDG, फ्लोरोडाइऑक्सीग्लूकोज, FDG शुगर के साथ बाइंड करके आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। रेडियो एक्टिव मटीरियल याद रखिए। अब रेडियो एक्टिव मटीरियल तो बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती, तो बॉडी ने क्या किया, शुगर निकाल लिया, लेकिन वहाँ पे रेडियो एक्टिव मटीरियल इकट्ठा हो गया। अब जब बाहर से लाइट फेंका तो वहाँ चमक आ गई, जैसे यहाँ चमक दिख रहा है। तो यहाँ चमक ज़्यादा, इस मतलब इस एरिया में रेडियो एक्टिव मटीरियल ज़्यादा डिपोजिट, इस मतलब यहाँ पे शुगर की खपत ज़्यादा हुई है। 8वीं में आपने पढ़ा है कि रेडियो एक्टिव मटीरियल कॉजेज कैंसर, पढ़ा है नहीं? रेडियो एक्टिव मटीरियल उधर ही उस कमरे में रखा और आप इतने डिस्टेंस में, तब आपको कैंसर हो सकता है। इसीलिए जो लोग पेट स्कैन कराते हैं उनमें हमेशा से ये लिख देते हैं, वो डिस्क्लेमर नोट जो पेशेंट साइन करता है कि एक हफ्ते तक मैं किसी प्रेग्नेंट वुमन के आसपास भी नहीं जाऊँगा, छोटे बच्चे के आसपास भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे अंदर रेडियो मटीरियल है जिससे इसको कैंसर हो सकता है। अगर आपके अंदर रेडियो मटीरियल से उसको कैंसर हो सकता है, तो आपके बॉडी में जो रेडियो मटीरियल डाला गया जानबूझ से, उससे आपको खुद को कैंसर होगा कि नहीं होगा? फिर भी आप डालते हैं, और तब वो देखते हैं कितनी जगह चमक दिख रही है। अगर 3 जगह ज़्यादा चमक दिख रही है तो मैं बोल दूंगा 3rd स्टेज कैंसर। कहीं 4 जगह दिखेगी तो बोल दूंगा अच्छा ये 4th स्टेज कैंसर चमक। अगर मैं ये चाहूँ कि मैं अभी टेस्ट कराऊँ, 1 घंटे बाद में मैं अपना पेट स्कैन कराऊँ, तो 1 घंटा तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ ना, तो ये सेल्स आर हंग्री। अब अगर मुझे FDG डालेंगे तो ये सेल्स को ज़्यादा शुगर की सप्लाई है। तो पेट स्कैन के अनुसार मैं ओरल कैंसर का पेशेंट हूँ। मैं बोलूँगा कि भाई मेरा तो मुंह ठीक है, का ठीक है तो ठीक रहेगा नहीं, वो डरा देगा, ठीक रहेगा नहीं। मैं भी सोचूंगा रहेगा नहीं तो क्या करूँ, फिर बोलेगा कीमोथेरेपी का, राइट। तो आपको समझना होगा कि ये 3rd स्टेज 4th स्टेज जो है, ये आपको कैंसर बनाने की प्रक्रिया, ना कि कैंसर को डायग्नोज करने की प्रक्रिया। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो कभी भी आप कैंसर के नाम पे कोई भी डायग्नोसिस बिल्कुल मत कराइए। जिसे भी ये लगता हो, कोई डॉक्टर हो, कोई कैंसर स्पेशलिस्ट हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप तो इतने कनेक्टेड लोग हैं, आप मेरे डिबेट करा दीजिए। उन्हें बोलिए क्या इनके साथ डिबेट करें, कोई नहीं आएगा। फंसाने के लिए कोई और तरीका निकाल देंगे, लेकिन डिबेट सामने सामने नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सच्चाई। कोई भी फिक्स कर आते हैं भी, तो कोई भी डायग्नोस्टिक कैंसर के नाम पे कभी मत कराइए। अब एक सवाल दिमाग में आता है लोगों को, अगर नहीं कराएंगे तो कैसे पता चलेगा कैंसर है कि नहीं? आ रहा है किसी के दिमाग में सवाल? यही वाला सवाल आ रहा है ना, कैसे पता चलेगा? कौन है एक उत्तर आपके किसी के पास? तो है कॉइन। तो कई बार जब मेरे लेक्चर में यहाँ तक पहुँचते हैं तो एक हाथ खड़ा हो जाता है, तो पता कैसे चलेगा? तो मैं बोलता हूँ लेकिन इससे तो नुकसान है, इससे तो पता नहीं चल रहा, ऊपर से आप मर भी सकते हैं। फिर बोलते नहीं पता कैसे चलेगा? मैंने कहा चलो मैं ही टेस्ट कर देता हूँ, किसको पता करना है कैंसर कि नहीं, बताइए। आपको पता है क्या नाम आपका? हाँ कमलेश। तो मैंने कहा कमलेश जी कैंसर है कि नहीं है? अगर तो हेड आएगा तो कैंसर, और टेल आएगा तो ये उछाला, ये तो टेल आ गया। अच्छा कमलेश जी आपको कैंसर नहीं है क्योंकि टेस्ट बता रही है। तो आप क्या बोलेंगे? अरे ये तो तुक्का है। तुक्का है। अरे ये भी तो तुक्का है। तो ये तुक्का है, आपने यहाँ नहीं टोका तो मुझे क्यों टोक रहे हैं? ठीक है ना? ये तो अगली बार करेंगे तो कुछ और रिजल्ट आ जाएगा, ये बोलेंगे आप। अरे इसमें भी तो ऐसे ही है, दोबारा करेंगे तो रिजल्ट दूसरा आ जाएगा। तो जब भी आपके दिल में सवाल आए तो कैसे पता चलेगा, तब ये कॉइन ले लीजिएगा। जितना एक्यूरेट ये कॉइन है आपको कैंसर है या नहीं है बताने के लिए, उतना ही एक्यूरेट ये भी। फर्क से जितना कि आप पैसा भी खर्च होगा, आपकी जान भी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना? तो पता करने के चक्कर में हम अपने आप को उस ट्रैप में फंसा रहे हैं, राइट? तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा।
अब हम कैसे पहचानते हैं कि कैंसर पेशेंट है कि नहीं? आपको कैसे पहचानना है? कैंसर पेशेंट की पहली पहचान, उनका हीमोग्लोबिन लेवल 1 महीने के अंदर एकदम से स्टीपली ड्रॉप करता है, यानी कि 10 से अचानक 5 रह गए, तो दैट मतलब बॉडी में कैंसर एक्टिविटी हो रही है, खून खाया जा रहा है, हीमोग्लोबिन गायब हो रहा है। पहला साइन, जिसके लिए इन तरह की टेस्ट की जरूरत नहीं है। दूसरा, अचानक अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। वैसे तो कोई डाइटिंग में है तो पता चल गया, एक्सप्लेन हो गया कि भाई ये कारण है। किसी को ऑलरेडी इन्फ्लुएंजा है तो तब भी वो खा पी नहीं रहा, तब भी पता चल गया। जब अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, एक्सप्लेन की जो केजी वेट 1 महीने में गायब हो गया, तो यानी कि अंदर कैंसर से खुलने की एक्टिविटी कर रहा है। तीसरी पहचान, बॉडी में अनएक्सप्लेन्ड पेन हो रहा है, कहीं ट्यूमर ग्रोथ हो गया होगा या बाहर से ट्यूमर दिख भी रहा है। ये तीसरी चौथी पहचान, पेन ऐसा कि जो बर्दाश्त से बाहर है, ठीक है ना। तो जब हम ये 3-4 चीज एक साथ देखते हैं पेशेंट के अंदर, तो हम समझ जाते हैं कि इनके बॉडी में रियल मायने में कैंसर की एक्टिविटी शुरू हो गया है। तो हमें क्या करना होगा? इतने करना होगा कि उसका पेन को गायब कर दूंगा, उसके हीमोग्लोबिन को बढ़ा दूंगा, उसके वीकनेस को गायब कर दें, उसका वेट को दोबारा बढ़ा दें। अगर ऐसा हम कर पाए, यानी कि कैंसर एक्टिविटी को हमने स्विच ऑफ कर दी। इतना ही तो करना है। तो इतना अगर करना है तो उसके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है। क्या करना है, मैं कैसे करना है, मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि चाहे वो किडनी का पेशेंट हो या वो लिवर का पेशेंट हो। अभी एक मेरे भाई जी, क्या कहता हूँ, मेरे थे ना बाहर लिवर वाले, हाँ, कि आपसे बात करनी है कि मैं तो लिवर का पेशेंट हूँ। मैंने देखा इतने हफ्ते कटते लिवर का पेशेंट, लेकिन उन्होंने मुझे कन्विंस किया, नहीं मानो मेरी बात, मैं लिवर का पेशेंट हूँ। कहाँ बैठे, कहाँ दिखाई दे रहा? सर या मेजॉरिटी रिपोर्ट में फैटी लिवर आता है लोगों का। हाँ, फैटी लिवर आया। तो खैर उन्होंने मुझे काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की। तो मैंने कहा कैसे बता आपको? डॉक्टर ने बताया। मैंने कहा कोई तकलीफ है आपको? तकलीफ नहीं है, हो जाएगी। तो आप देखिए किस तरह से वो बिलीव कर चुका है और गाड़ी चला रहे हैं बिल्कुल हट्टा कट्टा, सुबह से काम कर रहे हैं, कई दिनों से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो रिपोर्ट में डॉक्टर ने बता दिया वो बड़ी मुश्किल, मतलब तनाव में तो है। तो ये लिवर सिरोसिस, ये बताना, या फैटी लिवर, इसकी मशीनें हमारे हॉस्पिटल में भी है, राइट, जो कि मैं मना करता हूँ। नए नए डॉक्टर आते हैं, दुकान ले आते हैं, फिर मैं मना करता हूँ 20 हॉस्पिटल कहाँ तक जाएगा इंसान। तो फिर मैंने ये शुरू कर दिया, मैं सीधे पेशेंट से ही बात करता हूँ। जैसे ये वीडियो है, ये ऑनलाइन जाएगा, मैं हर वक्त में बताता हूँ कि पेशेंट आपको ही अपना डॉक्टर बनना होगा, आपको ही अवेयरनेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जाल इतना फैल चुका है कि जब मैं अपने हॉस्पिटल में नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ तो किसी और डॉक्टरों को क्या मैं समझाऊंगा। पेशेंट को समझना पड़ेगा कि ये जो लिवर का स्कैनिंग जो नया शुरू किया है फैटी लिवर का, वो इस तरह से बना है वो मशीन। अगर मेरा भी यदि करेंगे तो फैटी लिवर ब्रेक थ्रू 3 कुछ बोल ही देंगे और बोलते ही, लेकिन तब वो इंसान मान ही जाएगा, जैसे वो सुबह वाला वो भाई भी मान गए, राइट। तो पहचान क्या है? फैटी लिवर आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसकी तो क्या पहचान है? इसकी पहली पहचान होगी, आप देखेंगे कई बार कुछ लोगों में कि जिनका पेट मटके की तरह अजीब सा निकला रहता है। मटकी खुद मोटे नहीं होंगे, यूनिफॉर्म नहीं होता, अच्छा ऐसा लगता पानी जमा हुआ है पेट में, है ना। तो यानी कि लिवर काम नहीं कर रहा, चेहरा पीला पड़ा हुआ है, वीकनेस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो यानी कि लिवर उनका काम नहीं कर रहा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, बिकॉज लीवर में ठीक होने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। एक छिपकली आपने देखा, उसको अगर उसकी पूंछ को काट दे तो दोबारा छिपकली का पूंछ दोबारा बन जाता है ना। लीवर एक इकलौता ऐसा ऑर्गन है, उसको आधा टुकड़ा काट के फेंक भी देंगे, कुछ दिन बाद लीवर अपने आप को पूरा बना देता है, वैसे राइट, पूरा बन जाता है। तो जो ऑर्गन अपने आप को पूरा बना सकता है आधा उठा के फेंकने के बाद भी, उस ऑर्गन की चिंता क्यों करनी? वो तो ठीक हो सकता है, आधा काट के फेंक ही भी देगा, आपको तो कोई किसी ने फेंका नहीं, बस उसका फंक्शनिंग रिड्यूस हो गया। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि पेट मटकी की तरफ हो गया, बॉडी सूखने लगा, चेहरा पीला पड़ गया, कमजोरी ज़्यादा है, तो यानी कि अब आप सही मायने में लीवर के पेशेंट हो, है ना। उनमें तो ऐसा कुछ था नहीं, राइट। लेकिन ऐसा कुछ अगर कैसे पता चलेगा? आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट कि हमें कैसे पता चलता है, हमारे पेशेंट में हॉस्पिटल में कैसे हम पता करते हैं। तो यानी कि जो हमने पता किया उसके पानी को बॉडी से निकालना है मुझे, और उसके वीकनेस को ठीक कर देना है, उसके हीमोग्लोबिन को भी बढ़ा देना है। अगर ये सब कुछ कर दूंगा तो वो ठीक हो गया, तो वीकनेस चली गई तो ठीक हो गया। कैसे हम करते हैं उस पर हम आते हैं। उससे पहले एक जो बातें मैंने अभी बताई ना,
जैसे एकॉर्ड ट्रायल, एडवांस ट्रायल, यूपीपीडीएस ट्रायल, वीडीटी ट्रायल, वेटरन अफेयर डायबिटीज ट्रायल, ये सारे बड़े बड़े ट्रायल है दुनिया में। पहले जो ट्रायल होते थे 1998 से पहले वाले, 2005 से पहले वाले भी, उन ट्रायल में क्या करते थे, मान लो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, तो करें 500 इधर 500 इधर, तो 500 को दवाई देंगे और 500 को हाई ब्लड शुगर के बावजूद भी कुछ नहीं देंगे। अब ये जो 1000 लोगों को 10 साल तक फॉलो करेंगे कि दवाई देने के बाद कितने लोग जिंदा रह गए, 10 साल के बाद दवाई ना देने के बाद हाई शुगर रहते हुए कितने लोग जिंदा रह गए। अब अगर दवाई देने के बाद इस ग्रुप में ज़्यादा लोग जिंदा रह गए, यानी कि ये दवाई ने काम कर दिए, राइट। लेकिन जितने भी ट्रायल आपके होंगे सामने है, सारे ट्रायल लिख दिए गए, सब में यही आया कि जिन लोगों ने दवाई नहीं ली, कंक्लूजन ये, उनमें मोर्टलिटी रेट, मृत्यु दर 22% कम होती है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने दवाई ली। यहाँ ये समझिए कि जब दवाई लेते हैं तो होता क्या है कि आपको सेटिस्फैक्शन होती है कि ग्लूकोमीटर में आंकड़ा कम आ गया, लेकिन आपका टारगेट आंकड़े को कम करना है या लाइफ स्पैन को बढ़ाना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना है, या सिर्फ आंकड़ा मेरा मैच करना चाहिए, उस चप्पल के साइज के हिसाब से मेरा पैर मैच करना चाहिए, कहीं वो तो नहीं है ना। तो ये ट्रायल मैंने लिखा है, आप इसको देख सकते हैं, बड़ा फेमस ट्रायल है। तो जब भी कभी ट्रायल होता था तो हमेशा ये दवाई काम कर रही नहीं, तो दो तरह, एक ही तरह के पेशेंट को 2 ग्रुप करते थे, एक को वो ट्रीटमेंट देते, एक को कुछ नहीं दिया। तो ऐसे जब भी ट्रायल हुए जिंदगी में, दुनिया में, सब ट्रायल में ये देखा गया कि दवाई से कुछ आंकड़े कम हो गए, बट मोर्टलिटी रेट बढ़ गई, मृत्यु दर बढ़ गई। तो जब ये पाया गया कि भाई ट्रायल करने के बाद नतीजा ये निकलता है कि दवाई से नंबर घटते हैं, पैरामीटर में आ जाते हैं, लेकिन मृत्यु दर बढ़ जाती है, तब इस तरह के ट्रायल बंद हो गए। अब ट्रायल क्या करते हैं कि डायबिटीज की एक गोली इनको दी, दूसरे तरह की गोली इनको दी, मतलब 2 खच्चर को दौड़ाएंगे तो एक तो जीतेगा ही ना, समझ रहे। तो एक मैंने आज से 3 साल पहले बीबीसी के इंटरव्यू के दौरान, जब वो होता है आप इतने खिलाफ क्यों, ऐसी आज भी सिस्टर शिवानी से बात होती थी कि आप तो मेडिकल साइंस के खिलाफ हो। मैं मेडिकल साइंस के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मेडिकल इंडस्ट्री के खिलाफ हूँ। लेकिन आप मेडिकल इंडस्ट्री और मेडिकल साइंस में दोनों को एक ही समझते हैं। मेडिकल इंडस्ट्री इज डिफरेंट, मैं तो जो दिखा रहा हूँ मेडिकल साइंस ही दिखा रहा हूँ, राइट। बल्कि मैं तो मेडिकल साइंस के साथ हूँ, क्योंकि मैं तो मेडिकल साइंस का हवाला दे रहा हूँ ना। तो मेडिकल इंडस्ट्री और मेडिकल साइंस में फर्क है। मेडिकल साइंस ये है, मेडिकल इंडस्ट्री क्या करेगी, एक दवाई लॉन्च कर देगी और उस दवाई को ये दिखाने के लिए काम करती है, एक दवाई जो ऑलरेडी बैंड है उस दवाई से कंपेयर करेगी, 2 खच्चर से कंपेयर करेगी, फिर दिखाएगी देखो ये तो जीत गया, जैसे वैक्सीन के केस में है ना। फिर हमें लगता है जीत गया, हेडलाइन तो ये आया, लेकिन जीता किससे, मेरा भाई, छोटा वाला भाई, 1 साल छोटा, वो फेल हो गया स्कूल में 11वीं में। तो उसने क्या किया, घर आते हुए ये दिखाना था कि मैं तो बड़ा ही होनहार बच्चा हूँ, अपने साथ देखो बच्चा ले आया, वो फेल हो गया, लेकिन उससे भी कम नंबर में फेल हुआ। तो जब मेरी मम्मी ने देखा दोनों के, तो लगा कि मेरा बच्चा कितना होनहार है ना, क्योंकि जब ये दिखाना मैं अच्छा हूँ तो क्या करना होगा, उससे भी बुरा ही ले आओ, है ना। तो वही वाला हाल यहाँ पे है। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये 1 लाख रुपए का इनाम हमने 3 साल पहले अनाउंस किया था, अभी तक कोई लेने नहीं आया। यहाँ एक और अनाउंस कर देता हूँ कि कोई भी ऐसा ट्रायल दिखाओ जहाँ पे दवाई वर्सेस नो दवाई, दवाई वर्सेस नो मेडिसिन, और दवाई वाला जीत गया हो। एक भी ट्रायल नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है, एक भी ट्रायल नहीं है, यानी कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो दवाई लेने से उस इंसान की मृत्यु के चांसेस घट जाते हो इन कंपैरिजन टू नहीं लेने। एक भी ऐसी दवाई पूरे दुनिया में अभी तक तो नहीं है। तो अगर आप ऐसी दवाई ढूंढ लें जिसके लेने से मृत्यु घट जाती है, तो 1 लाख में मिल सकती है, इन कंपैरिजन टू कुछ नहीं करने के। यानी कि कई बार कुछ नहीं करना भी इलाज है, कुछ मत करो, डोंट इंटरफियर विद द बॉडी, बॉडी हील करती है। जितनी बार आपको जुकाम होता है ठीक अपने आप ही होता है ना, कटता ठीक अपने आप ही होता है ना। आप हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर उसको एक जगह रख देता है, लेकिन हड्डी को जोड़ता कौन है ना, आपकी बॉडी जोड़ती है ना। तो आपकी बॉडी बता रही है, ऑलरेडी बता रही है। जब आपको हेडेक होता है तो कौन सा टेस्ट बताता है, आप बताते हैं। पेट दर्द होता है कौन सा टेस्ट बताता है, आप बताते हैं। जोड़ों में दर्द तो कौन बता रहा है, आप ही बता रहे हैं ना। आपको दुख है तो कौन बता रहा है, कौन सा टेस्ट बताएगा। किसी के मैं आंसू दे दूं, दो बूंद, बताओ लैब में टेस्ट कर रही है दुख के आंसू किसी के आंसू, क्या कोई ऐसा लैब है? अच्छा, कौन बता सकता है ये दुख के आंसू है किसी के आंसू, जिसके वो आंसू है। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई परेशानी है तो आपका बॉडी खुद ही एक डायग्नोस्टिक मशीन है जो आपको हिंट देती है।
और अगर बॉडी को हीट नहीं दे रही है तो आप हेल्दी हैं, मान लीजिए। टेस्ट के चक्कर में मत पड़िए, वो एक ट्रैप है जिसके लिए मैंने काफ़ी सारे उदाहरण दे दिए। अब एक आखिरी उदाहरण देकर इसको, ये जो मैंने उदाहरण दिए ना अभी तक, उन सब की किताबें अगर आपको एविडेंस चाहिए डिटेल में तो ये किताबें हैं, और ये किताब यहाँ से फ्री में डाउनलोड होगा। एक आखिरी उदाहरण देके सोल्यूशन की बात करेंगे, है ना। तो ये जो सीमा जी का बेटी अच्छा, तो जब हमारे कोविड का वो खेल चल रहा था तो अक्सर पेशेंट आते थे, पेशेंट नहीं हेल्दी इंसान आते थे कि मैं तो बस मर जाऊंगा, क्या हुआ, कहा देखो मेरा कोविड पॉजिटिव आया। मैंने कहा आप तो बिल्कुल ठीक हो, ना खांसी ना जुकाम ना बुखार ना कुछ, कोविड पॉजिटिव आया तो नेगेटिव करके दिखाओ। तो हमने उनको आइडिया दिया कि आप ऐसे करो, अपने आप को 4 बार टेस्ट करो, एक बार कोविड नेगेटिव आ जाएगा। वो ऐसे ही करते थे, और एक बार कोविड नेगेटिव आया तो मैंने कहा खुश हो गए, हाँ मैं ठीक फील कर रहा हूँ। लिटरली हमने क्या किया कि ये लोगों को समझाने के लिए ये कोविड का खेल है, ये टेस्ट है, ये फ्रॉड है। तो हमने एक बार साउथ दिल्ली में एक कोविड टेस्ट लैब है गवर्नमेंट का ही ऑथराइज, और हमने कुत्ते का, बिल्ली का, खरगोश का, मुर्गी का, सबका कोविड सैंपल नाक मुंह से निकाला, और निकाल के कोविड टेस्ट लैब पहुंच गए कि भाई इनका कोविड टेस्ट कर देना, देखते हैं इंसान कोविड पॉजिटिव नहीं है। उनको नहीं बताया इंसान नहीं है। मच्छर का, मक्खी का, तरबूज का, खरबूज का सारे सैंपल निकाले, चूहे के सैंपल निकाले, नाक में डाल के और ले गए। उन्होंने कभी करके बता देते, और उनका टेस्ट का नतीजा आया कि भाई मच्छर कोविड पॉजिटिव, मक्खी कोविड पॉजिटिव, खरबूजा कोविड पॉजिटिव, एक बिल्ली थी वो कोविड पॉजिटिव, खरबूजा। तो फिर हमने जब बताया कि भाई इनमें से तो एक भी इंसान नहीं है, अब वो कहते नहीं हम दोबारा टेस्ट करेंगे, दोबारा टेस्ट करेंगे। मैंने आप नहीं करेंगे आप। तो हमने क्या किया, पहले 4-5 कैमरे लगा दिए ताकि वो मुकर ना पाए। उसके बेसिस पे हमने ये किताब निकाली, नेकेड प्रूफ ऑफ कोविड टेस्ट। पिछले 2.5 साल से किताब अमेजन पे है, तो अभी तक इसके अलावा किताब किसी ने चैलेंज नहीं किया। मैं तो आपको बोलता हूँ 5-10 हज़ार रुपये लगेंगे आपको, 5-10 हज़ार रुपये लीजिए, आप भी मेरी तरह लिविंग थिंग के सैंपल लेके किसी भी कोविड टेस्ट में पहुँच जाइए, जरा टेस्ट कर देखना, आपको दूध का दूध, पानी का पानी मिल जाएगा, आपको मिल जाए। तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, पूरा देश बंद रहा एक फेक टेस्ट को सामने रख के, यही तो हुआ ना, और कितने लोग मारे गए, है ना। तो ऐसे में सीमा जी, लोगों के मरने का रेट क्यों बढ़ा? मरने का रेट इसलिए बढ़ा जब इंसान को डरा दो कि आप मरने वाले हैं, और ऊपर से रेमडेसिविर डाल दो, मरा वही जो हॉस्पिटल गया, सही कहा। मरा वही जो हॉस्पिटल गया। हाँ, इम्पोर्टेंट बात है। शिवा जी, आपने कोविड टेस्ट लैब में, आपने कोविड सेंटर आपने चलाया है ना, हमारी टीम ने चलाया, वहाँ पे जो आपने ठीक करने के लिए जो प्रोटोकॉल था, 1 मिनट में प्रोटोकॉल बता दीजिए। तो यहाँ भी आप में से कई लोग कर ही रहे हैं। बहुत सिंपल था। सबसे फर्स्ट उनका डर भगाना था। तो जब बहनें आते थे तो डायरेक्टली मैं जाके उनको गले मिलती थी, एंड वो बेचारे इतने डरे हुए होते थे। वो कोविड पॉजिटिव बहनें आते थे, एंड जो भी आते थे उनके पास विदाउट प्रूफ हम अलाउ नहीं करते थे। मतलब RT-PCR टेस्ट होना चाहिए या CT स्कोर होना चाहिए, वन ऑफ दिस कोई ना, एंड मैक्सिमम सब लोग हॉस्पिटल से तंग आके ही आते थे। 1 आउट ऑफ 3 जो पेशेंट्स आते थे वो एज पर एलोपैथिक प्रोटोकॉल क्रिटिकल पेशेंट्स होते थे। मतलब इतना क्रिटिकल कि उनको डायरेक्टली इमीडिएटली ICU या ICCU में मतलब भेजने जैसा, एंड इस तरह का पेशेंट आते थे। और मुझे थोड़ा डर लग रहा था, मैं किसको मतलब हाँ बोलूँ ना बोलूँ। तभी मैंने सर को पूछा था, सर दैट शुड बी सम पैरामीटर, बिकॉज इतना हम भी, सर के अंदर तो हिम्मत था, एंड हिम्मत की वजह से हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला, बट फिर भी थोड़ा सा लग रहा था कि नो, वी डोंट वांट टू टार्निश हिज नेम। तो देन आई आस्क्ड हिम, हिज आंसर वाज, अगर पेशेंट जिंदा आ रहा है, एक्सेप्ट हिम, जिंदा होना चाहिए, दैट इज द ओनली क्राइटेरिया। सो ठीक है। एंड इस तरह का पेशेंट्स आते थे, एंड जो बहनें आते थे वो कितना डरे हुए थे, फुल अपने आप को कंप्लीटली ये करके। और मैं जब गले में जाती थी, भागते थे, मैडम मैडम आपको पता नहीं मेरे को ना वो हुआ है, इस तरह से। एंड फिर मैंने हिम्मत देते थे कि हमें पता है, नहीं तो और कोई आएगा नहीं।
एंड जब भाई आते थे थोड़ा सा हाथ मतलब कंधे पे थोड़ा सा हाथ लगाया, उनके हाथ पकड़ा, इस तरह से उनको हिम्मत दिलाते थे। एंड वैसे भी पेशेंट्स वो जब आते थे उन्होंने ये उनमें से बहुत लोग बोलते थे आते वक्त हम 10 कदम चल नहीं पा रहे थे, इतना सांस फूल रहा था, इतना डर लग रहा था, आपने बैठ के आधा घंटा क्या समझा दिया, अभी हम पूरा कोरोना केयर सेंटर 10 राउंड भाग सकते हैं। इस तरह का आधे घंटे में उनका वो सब गायब हो जाता था। एंड हमारा प्रोटोकॉल सिर्फ जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हिम्मत बढ़ाना, सेकेंडली उनका जो सर पे डाइट है, सिट्रस फ्रूट जूस, कोकोनट वाटर, सैलड, यही खिलाते थे। एंड क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट्स हमारे पास हाईएस्ट सीटी स्कोर आया था 22 आउट ऑफ 25, मतलब ऑलमोस्ट 80% लंग्स वर डैमेज। वो इंसान भी 3 दिन में ठीक हो गया। लोएस्ट एसपीओ स्कोर 36 was the SPO score, मतलब ऑक्सीजन इन द ब्लड was 36 एंड उनकी फैमिली तो लिटरली उनको फेंक के चले गए, उनको मतलब तंग आ गए थे खर्चा कर करके एंड डर के कि और न इनसे तो कुछ नाता रखना ही नहीं है। इस तरह से उनको भी लाइक विदिन उनको थोड़ा सा टाइम लगा, बट विदिन 1 डे उनका ऑक्सीजन सिलेंडर बंद करवाया। एंड बाय द टाइम केम टू 70 ऑक्सीजन सिलेंडर बंद करवाया एंड देन हमारा प्रोटोकॉल ने उनका ठीक कर दिया। एंड फीवर एज हाई एज 104.2, उम्र एज हाई एज आई थिंक सो 78 या 80 इसके आसपास वाला उम्र। एंड एवरीवन सब के सब इनवेरिएबल ऑफ द कंडीशन दे केम इन 3 दिन से लेके 7 डेज के अंदर कंप्लीटली ठीक हो गए। वेरी फ्यू केसेस 10 दिन लगा जो एक्सट्रीमली क्रिटिकल थे। एंड विदिन 5 to 7 days उठ के अच्छी तरह से चल फिर रहे थे। देयर वाज अ फादर विद अ 10-month-old बेबी, उनको भी हमने रखने दिया। हमने सर को पूछा 10-month-old बेबी वो थोड़ा सा सैड फील कर रहे हैं, बच्चे के बिना रहे हैं। सर ने बोला कोई बात नहीं, लेट द चाइल्ड ऑल्सो कम इन। एंड नथिंग हैपेंड टू द चाइल्ड, नथिंग हैपेंड टू द एंड सब के सब विदाउट एनी इश्यूज, सब के सब वी डिडंट हैव अ सिंगल डेथ। And there was no PPE kit, there was no money for हमारा that time the tagline was love and compassion heals, and mask and isolation kills. Mask and isolation kills, love and compassion heals. Mask and isolation kills, love and compassion heals. And so yes, so this is what SIRS protocol, and of course our protocol बाबा को साथ में रख के काम किया तो डबल फायदा हो गया। गुड। दिस वाज इन अहमदनगर, महाराष्ट्र, लार्जेस्ट कोरोना केयर सेंटर ऑफ एशिया। इतना बड़ा कोविड सेंटर और कहीं नहीं था जितना हमारे वहाँ पे था। और याद जरा सोचिए 1100 बेड का कोविड सेंटर, 1100 बेड में पेशेंट्स, और उसमें मिलने वाले भी साथ में ही आ रहे हैं। 11 महीने का वो जो छोटा बच्चा वो भी साथ में रह रहा है। और इवन तो आपने एक या 2 शादी भी कराई वहाँ पे। राती कहाँ से मिलेंगे उसमें, तो यहाँ तो 1100 लोग हैं। हाँ। तो वो कपल को कोरोना नहीं था, लेकिन उन्होंने चूज किया कि हम कोविड सेंटर में आके कोविड पेशेंट के बीच में जब शादी करके दिखाएंगे तो लोगों को एहसास हो जाएगा कि ये भूत है, डरने की बात नहीं है, डरा रहे हैं कौन डरा। We had a lot of celebrations there. There was one 25th anniversary, so we celebrated the 25th anniversary there. We had a very nice time. आइए, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमने एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाया। हमने इनवाइट किया कि जिसको भी आके देखना आके देख लो। सारे कोविड पॉजिटिव भरे पड़े हैं, 1100 पेशेंट, राइट। और कोई मास्क नहीं, कोई पीपीई किट नहीं, कोई किसी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। सेलिब्रेशन चल रहा है, डांस भी चल रहा है, शादी भी हो रही है। ऐसे टाइम पे जब लोग अपने पड़ोसी को झांकने तक नहीं जाते थे, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं, राइट। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैसेज ये है कि वो डर अगर जाता है, आपको आंसर है क्वेश्चन, जब इंसान को डरा दो तो फिर मारना उसको आसान हो जाता है। और जब वो मरता है तो बाकी लोग और डर जाते हैं, ये मरा मेरी बारी आने वाली है ना। तो अब करना क्या है, सोल्यूशन क्या है, व्हाट वी नीड टू डू। देखिए कोई भी बीमारी हो, लिखिए, सोल्यूशन पे आते हैं।
कोई भी बीमारी कैसे पहचानेंगे उसको? एक ही तरीका है कि आपका बॉडी बता रहा है क्या आपको थकान होगी, क्या आपको दर्द हो रहा है, क्या आपको फटीग है। तो आपको पहला सिम्टम आएगा जब भी कोई इंसान मेरे पास आता है कि मैं तो पेशेंट को पूछता हूँ बताओ आपको दिक्कत क्या है, तो रिपोर्ट सामने लगता है। मैंने रिपोर्ट छोड़ो, आपको दिक्कत क्या है, तो वो कुछ बता ही नहीं पाता। तो यानी कि मैं मानता हूँ कि वो पेशेंट नहीं, हमारी नजर। पेशेंट अगर आप हैं, सबसे पहले आप ही को वो दर्द होगा, आप ही को कमजोरी होगी, आप ही को वो तकलीफ होगी, आप ही की सांसें खुलेंगी, आपका ही चेस्ट पेन होगा। तो जब चेस्ट पेन हो रहा है तो कौन सा टेस्ट बताएगा? वो तो आप ही बता रहे हैं। आपकी सांसें फूल रही तो कौन सा टेस्ट बता रहे हैं? वो तो आप ही बता रहे हैं। तो पहला कि कैसे पता चला कि चलेगा कि हम पेशेंट है कि नहीं, उसका एक ही तरीका है, सटीक तरीका, कि आपकी बॉडी ने कोई सिग्नल दिया जिसकी वजह से आपका डे टू डे रूटीन वाला काम में कहीं अड़चन आया कि मैं तो इतना थक जाता हूँ, शाम तक तो मैं देरी हो जाता हूँ, हाँ आप पेशेंट हो। कि मैं जो फील करता हूँ, सांसें फूल जाती हैं, हाँ कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है ना। हाँ मेरे तो यार दर्द हो रहा, खड़ा ही नहीं हो जाता, हाँ आप पेशेंट हो। तो पेशेंट की डेफिनेशन क्या है कि इफ यू हैव सम सिम्पटम्स, वेरी सिंपल डेफिनेशन। वो नहीं जैसा अभी आपने पूछा यूरिक एसिड का बताओ, अरे यूरिक एसिड हो जाने दो ना, 400 1000 जितना भी होना है। आपका बॉडी में कोई तकलीफ है, वो फिर बोलता है मेरे यूरिक एसिड कम करो। फिर मैं पूछता हूँ बॉडी में कोई तकलीफ है, अरे वो छोड़ो मेरी बॉडी, पहले इसको ठीक करो। तो इतनी गहराई में घुसा दिया डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड कि उससे बाहर ही नहीं आ रहा दिमाग। और इसकी वजह से, ये माइंडसेट की वजह से कोरोना का पूरा खेल हुआ कि इसमें दिखा दो पॉजिटिव। वो इंसान बोलता मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, फिर एक नई बीमारी आ गई एसिम्प्टोमेटिक, कि आप तो एसिम्प्टोमेटिक हो, यानी कि आप बीमार पड़ने वाले हो। और मान भी गए इंसान क्वारंटाइन। याद रखिए किसी भी हेल्दी से हेल्दी इंसान को अगर 14 दिन के लिए हम बोल दें कि कोई आपसे मिलेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं, आपको आपकी तरफ आएगा नहीं, तो वो आधा पेशेंट कभी बन जाएगा जब इंसान कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, ह्यूमन टच ना हो, तो उससे इंसान की तबीयत खराब हो जाती है। ये आपको पता है ना। जब स्पेस में जाते हैं नासा, तो उनकी सबसे बड़ी चिंता होती है कि ह्यूमैनिटी से जब ह्यूमन टच गायब हो जाएगा तो हमारे एस्ट्रोनॉट फिर बीमार पड़ने लगेंगे, इसलिए वापस जल्दी लेके आए। हमारे मित्र हैं फैम 1 जो एशिया के पहले एस्ट्रोनॉट है, सबसे पहले वही गए थे 1982 में, तो 1973 में गए थे सबसे पहला एस्ट्रोनॉट तो एशिया। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो पहला यही है कि ह्यूमन टच जहाँ पे लूज हो जाएगा वहाँ बीमारी आएगी, आप मर सकते हैं। और वही खेल हुआ कि एक हेल्दी इंसान को बोलो कि आप तो पॉजिटिव हो, 14 दिन के लिए आपको कोई नहीं मिलेगा, आप बीमार पड़ेंगे। किसी को बोल के देख, आप अपने आप को 14 दिन के लिए अलग करके देख, कोई शक्ल नहीं दिखाएगा आपको, दिखाएगा तो डरेंगे आपसे, आप बीमार पड़ेंगे। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जैसे सीमा जी ने बताया, जब हम उसको छूते हैं, हीलिंग टच देते हैं, बात करते हैं, तो वो एकदम जाना जाती आ जाती नहीं है। तो समझना पड़ेगा कि भाई वो जो माइंड बॉडी कनेक्शन है जो आपको बताते ही हो, वो कहाँ गायब हो गया, वो मेन है, राइट। तो वहाँ प्रहार वहाँ पे हुआ। अच्छा, तो आते हैं ठीक कैसे होगा? ठीक तभी हो सकते हैं जब कुछ खराब हुआ हो, और अगर कुछ खराब है तो सबसे पहले आपकी बॉडी बताएगी। जब भी कोई पेशेंट मुझे मिलता है या इंसान मिलता है तो मैं पूछता हूँ पहले बताओ कि आपको दिक्कत क्या है, ये रिपोर्ट को तो एक तरफ रखो। अगर कुछ नहीं बता पाता है वो, तो इसका मतलब पेशेंट नहीं है, लेकिन अगर डॉक्टर की रिपोर्ट की बेसिस पे अपने आप को पेशेंट मान लिया तो उसको तो छोड़ दीजिए, फिर उसको काउंसलिंग की जरूरत है, उसको इस वाले लेक्चर की जरूरत है, आप कुछ नहीं जरूरत। अब मान लेते हैं आपको परेशानी है, कैसी परेशानी? पैरों में सूजन हो जाती है, कैसी परेशानी? घुटने में दर्द हो जाता है, कैसी परेशानी? कि थके थके फील करते हैं, कैसी परेशानी? बहुत कमजोरी लगती है, सांसें फूलती रहती हैं, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में चले गए हैं, बहुत मोटा कि अपना बोझ ही नहीं संभाला जा रहा। तो ये रियल परेशानी है। या कहीं पेन है, किडनी स्टोन है तो वहाँ पेन हो रहा बड़ी तेज से अचानक से, तो ये, या कॉन्स्टिपेशन है तो रियल परेशानी है ना। पाइल्स का पेन है तो वो रियल परेशानी है। तो अब आप पेशेंट हैं, अब सही मायने में ऑथराइज्ड पेशेंट, समझ तो वो अनऑथराइज्ड पेशेंट थे, अब ऑथराइज्ड पेशेंट हो गए, है ना। कि मतलब पेशेंट के कैटेगरी में आप अब लॉजिकली शामिल हो गए। हाँ, अब इलाज अपने आप को पेशेंट कहलाने का अधिकार है ना। तो ये तो हुई पहली बात। अब अगर ऐसी स्थिति आती है
कोई भी ऐसी स्थिति जहां पे आपके बॉडी के वजह से आपका कोई भी दिनचर्या काम जो पहले कर पाते थे वो नहीं कर पा रहे, तो आप पेशेंट हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो पेन हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, सांसों का फूलना हो सकता है, कहीं शूटिंग पेन हो सकता है, चलते वक्त घुटने का पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पैर में सूजन हो सकती है, यूरिन आउटपुट कम हो गया, चेहरा पीला पड़ गया, ये सब हो सकता है उसमें। अब करना क्या है, सोल्यूशन क्या है, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन बता रहा हूँ, और जिससे हम तो देखते हैं 3 दिन में असर आता है, तो 3 दिन तो 3 दिन में निकल जाएगा, राइट। अगर कल से करते हैं तो स्टेप 1, टाइम एज मेडिसिन। टाइम एज मेडिसिन, समय ही दवा है। अगर आप ये कर लें, सुबह 8 बजे से पहले आप कुछ ना खाएं, शाम के 6 बजे के बाद कुछ ना खाएं। अगर ये कर लेते हैं आप, अगर बोल रहा हूँ कि सब लोग करेंगे, लेकिन जो ये कर लेता है हमने देखा है ऐसा, अगर आपने ठान लिया कि 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाना, शाम के 6 बजे कुछ भी नहीं खाना, पानी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। कम खाने नहीं बोला मैंने, खाना बदलने में नहीं बोला मैंने सिर्फ एक टाइम ब्रैकेट दे दिया, 10 आवर्स ऑफ ईटिंग, 14 आवर्स ऑफ फास्टिंग। इतना पेट भर के खा लो कि 14 घंटे आप रह पाओ, रात को तो वैसे भी सोना होता है। अगर ऐसा कर लेते हैं तो हमने देखा अपने हॉस्पिटल में, वैसे भी हमने देखा है कि विदिन 7 डेज टू 10 डेज आते आते कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, इंडाइजेशन की दिक्कत, ब्लोटिंग की दिक्कत, नींद ना आने की दिक्कत, ये पहले 7 से 10 दिन में गायब हो जाती है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। लेकिन अगर आपने ये 2 हफ्ते से अधिक कर लिया, 15 दिन, तो आपके जॉइंट पेन वगैरह अब वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। कहीं आपने 3 हफ्ता पार कर दिया ऐसा करते हुए, 3 हफ्ता 21 डेज, राइट, तो आपका ब्लड शुगर, आपका ब्लड प्रेशर, जो दवाइयाँ है देते हैं ना, वो कम होने लगेगा, दवाई छोड़ना मजबूरी हो जाएगी। लेकिन कहीं अगर आपने 4 हफ्ते 1 महीना भी क्रॉस करते यही करते हुए, एक रूल ऑनली, तो गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, ऐसा कि जो पेन आता है हार्ट अटैक वाला पेन, राइट, तो वो कम होने लगता है। मोटापा 5% हर महीने कम होने लगता है जब तक कि नॉर्मल BMI ना आ जाए। तो ये है टाइम एज मेडिसिन। सिर्फ एक बदलाव, चाहे बीमारी कुछ भी हो, एक बदलाव। अच्छा, ये बदलाव से इतना फर्क कैसे पड़ेगा, क्यों पड़ेगा? इसे बोलते हैं मेडिकल भाषा में द सर्केडियन क्लॉक ऑफ द बॉडी। याद रखिए, जितनी सारी बीमारियां होती है वो तभी होती है जब हमारे बॉडी का सर्केडियन क्लॉक बिगड़ जाता है। सर्केडियन क्लॉक क्या है, मैं आपको समझाया था 1 मिनट में, आगे बढ़ेंगे। फिर हमारी दिनचर्या एक होती है, टाइमिंग होती है। आप सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस में अपने ऑफिस जाने का टाइम है, ऑफिस आने का टाइम है, स्कूल का बच्चा स्कूल जाने का टाइम, आने का टाइम, हर चीज टाइम के हिसाब से निर्धारित होती है। जैसे यहाँ भी 6 बजे का टाइम, लेकिन अगर आपकी घड़ी में 6 की जगह वो 4 ही बज रहे हो, आपकी घड़ी का टाइम क्लॉक खराब हो, तो जब तक आप पहुंचेंगे घड़ी के टाइम के हिसाब से, तब तक यहाँ क्या मिलेगा, खत्म हो चुका हो। क्योंकि आपका जो घड़ी है उसका सर्केडियन क्लॉक 2 घंटे आगे चल रहा है ना। तो हर जगह आप 2 घंटे लेट पहुंचेंगे, रेलवे स्टेशन में 2 घंटे लेट पहुंचेंगे, एयरपोर्ट पे 2 घंटे लेट पहुंचेंगे, तो हर जगह पहुंच तो रहे, लेकिन हर जगह आप मिस कर रहे हैं। तो बॉडी में भी जितने ऑर्गन है उनके आपस के ताने बाने के लिए एक टाइम क्लॉक है। हार्ट का टाइम क्लॉक क्या है, एक उदाहरण देता हूँ। हार्ट का टाइम क्लॉक के लिए एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। कल सुबह 10 बजे अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, एक्सपेरिमेंट। ब्लड प्रेशर आपका कहीं होगा, 10 बजे आपका सबका ब्लड प्रेशर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, से 140 पे नहीं। रात को 10 बजे दोबारा ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, आप देखेंगे कि वो हमेशा नीचे होगा बाई 10 to 20%, से 120 पे 80 नीचे, एक जैसा नहीं, नीचे, रोज के रोज। यानी कि ये आपका हार्ट का टाइम क्लॉक है। आपके हार्ट को पता है 10 बज गए, ब्लड प्रेशर बढ़ा दो। अच्छा, रात के 10 बजे बिल्कुल नहीं पता, हर दिन कर रहा है, इसीलिए आपको हर रात नींद नहीं आती। जिस रात नींद नहीं आएगी उस रात आप चेक कीजिएगा ये उल्टा हुआ होगा, यानी कि उस रात आपके हार्ट का जो घड़ी है वो काम करना भूल गई। तो इसे कहते हैं टाइम क्लॉक। किडनी की बात करें, 2 बोतल ले लीजिए, 1-1 लीटर वाले, और एक बोतल में डे बोतल लिख दीजिए, एक में मिडनाइट बोतल लिख दीजिए। एक दिन के लिए, दिन भर में जब भी पेशाब आए उस बोतल नंबर डे में पेशाब इकट्ठे कीजिए। आधी रात को अगर पेशाब आएगा तो नाइट मिडनाइट बोतल में इकट्ठे कीजिए। अगले दिन आप कंपेयर करेंगे 24 घंटे का, तो डे बोतल में जो पेशाब इकट्ठा होगा वो 3 गुना होगा नाइट बोतल। ये सर्केडियन क्लॉक तक किडनी। कुछ लोगों में ये उल्टा होगा, रात वाला जो है उसमें ज़्यादा यूरिन इकट्ठा होगा, यानी कि किडनी का घड़ी काम नहीं करती, ठीक से काम नहीं करती। तो मैं आपको उदाहरण ये दे रहा हूँ कि हमारे बॉडी का निर्धारित एक टाइमिंग है, वो टाइमिंग अगर मैं डिस्टर्ब कर दूँ तो ऑर्गन फेल हो जाएगा, उस टाइमिंग को रीसेट कर दूँ तो फेल ऑर्गन ठीक हो जाएगा। रीसेट कैसे करना है? रीसेट करने का पहला नियम यह है कि जैसे ही आप ये डिसाइड कर लो 8 बजे से पहले कुछ नहीं खाऊंगा,
शाम के 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाऊंगा, तो बॉडी क्विकली 2-3 दिन में रीसेट करना शुरू कर देती है, इतनी तेजी से कि 7 दिन के अंदर आपको असर दिखेगा। नींद आने लगेगी, कॉन्स्टिपेशन गायब हो गया, प्रोटीन गायब हो गई, 15 दिन में आपका जॉइंट पेन गायब होने लगा, 15 दिन के बाद 21 दिन आते आते आपका बीपी और शुगर नॉर्मल होने लगा, 1 महीने आते आते आपका वेट नॉर्मल होने लगा, एनर्जी बढ़ गई। तो क्या हो, इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने अपने टाइमिंग को सेट किया, आपका बॉडी क्लॉक ठीक होने लगा, सारे ऑर्गन के, एक ऑर्गन का नहीं, और जैसे जैसे ऑर्गन ठीक हो रहा है वैसे वैसे वो वाली समस्या आपको कम होती जा रही है। टाइम एज मेडिसिन, यानी कि आप जितना मैंने बताया इससे ही डॉक्टर बन सकते हैं। बड़े से बड़ा धुरंधर बीमार पेशेंट हो, आपके पास आएगा ये रिपोर्ट लेके, आप बोलेंगे हाँ दिखाओ अपनी रिपोर्ट, इसकी तसल्ली के अरे कब की रिपोर्ट है, अरे हीमोग्लोबिन खत्म हो गया, ये काम हो गया, सारा कुछ सुना, वो बोलेगा डॉक्टर साहब क्या करना है, आप बोल रहे ऐसा करना कि सुबह 8 बजे पहले कुछ मत खाना, शाम के 6 बजे बाद, 1 महीने बाद आएगा, 1 महीने बाद आएगा, दौड़ता हुआ आएगा, बोलेगा अब मैं ठीक। तो डॉक्टर बनना कितना आसान है कितना आसान है। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि टाइम एज मेडिसिन, लेकिन किसी को अगर 1 महीने में नहीं 2-4 दिन में ठीक होगा, तो अगला है फूड एज मेडिसिन, जो हम टाइम के साथ जोड़ देते हैं, टाइम के साथ हम जोड़ते हैं फूड एज मेडिसिन। आप में से कितने लोगों ने DIP डाइट सुना आज से पहले? काफी लोगों ने सुना द DIP डाइट। जब DIP डाइट भी हम जोड़ देते हैं, DIP डाइट आगे एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ी देर बाद, तो मैंने देखा कि 2 दिन के अंदर 48 आवर्स के अंदर ज़्यादातर लोगों का इंसुलिन छूट जाता है। छोड़ना पड़ता है, नहीं छोड़ेंगे तो ब्लड शुगर 0 पे आ जाएगा और ब्लड शुगर नॉर्मल आ गया, वो हैरान हो जाते हैं। टाइम एज मेडिसिन DIP डाइट जोड़ दिया, जो 20 साल से दवाई ले रहा था, 10 साल से इंसुलिन ले रहा था, 2 दिन के अंदर उसका बॉडी ने ऐसा रिवर्ट किया कि उसकी इंसुलिन छूट गई, ब्लड शुगर नॉर्मल पे आ गई, इंसुलिन वहीं फेंक के आ गया हमारे हॉस्पिटल में, जरूरत ही नहीं पड़ी। आप में से भी होंगे कुछ, आपको पता ही होगा। और तीसरे दिन तक ब्लड प्रेशर नॉर्मल में आ गया, ब्लड प्रेशर की दवाई छूट गई विद इन द 3rd डे, 3 डेज के अंदर। लेकिन DIP डाइट 3 दिन के लिए तो करना नहीं, आगे भी करना है। आगे अगर 1 महीने तक करेंगे तो एंजाइना पेन है वो गायब होने लगता है। ओबेसिटी जो है 10% वेट रिड्यूस होता है, अगर 100 kg का आदमी 90 kg का बन जाएगा, फिर अगले महीने 5% और रिड्यूस होगा तेजी से। अगर आपने 2 महीने तक किया तो थायराइड की दवाई छोड़नी मजबूरी हो जाएगी, थायराइड आपका नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपने 3 महीने किया तो चश्मे आप में से जितने लोगों ने पहना, चश्मों का साइज है तो कम करना पड़ेगा या चश्मा छोड़ना पड़ेगा, ग्लूकोमा कैटरैक्ट ये सब 3 महीना टाइम एज मेडिसिन एंड फूड एज मेडिसिन, राइट। लेकिन अगर आपने 6 महीने तक किया तो कैंसर डायग्नोसिस के हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से जो कैंसर है वो ठीक हो जाता है, अस्थमा के पेशेंट का जो इनहेलर है वो छूट जाता है, अर्थराइटिस के बॉडी पेन सारे गायब हो जाते हैं, टोटली फ्री, राइट। 8 महीने तक करेंगे तो किडनी फेलियर, लिवर डिजीज, जो हमारे हिसाब से जो मैंने डायग्नोस्टिक बताया पैरामीटर सूजन वगैरह वो गायब हो जाता है। तो मैं आपको उदाहरण देकर समझा रहा हूँ कि सिर्फ 2 दवाई टाइम एज मेडिसिन एंड DIP डाइट फूड एज मेडिसिन से आपको बड़ी ही तेजी से रिजल्ट दिखेगा। आप अपने हाथ रेस के तो आपको पता भी है कि रिजल्ट दिखता है, ऐसे पर ऐसा है। अब आते हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार लोग, बहुत ही ज़्यादा बीमार लोग, उन्हें क्या, एक चीज और, डायबिटीज का ज्यादातर कई लोगों को है, डायबिटीज क्या है? डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ का मतलब है हाई ब्लड शुगर। ये कोई बीमारी नहीं है, मेडिकल साइंस में इसको बीमारी नहीं बोलते, इसको मेडिकल कंडीशन बोलते हैं। मेडिकल कंडीशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पल भर में ठीक हो सकता है। आप जैसे मेरी बॉडी में भी 5 लीटर खून है राइट नाउ इन माई बॉडी। अगर मुझे 1 लीटर का बोतल मिलेगा तो कितने बोतल चाहिए मुझे भरने के लिए? 5 बोतल में इमेजिन कीजिए मेरा सारा खून भरा हुआ। 1 लीटर का एक बोतल लिया, उसमें से ग्लूकोमीटर से एक बूंद ब्लड निकाला, ग्लूकोमीटर में डाला और रीडिंग आया 100 mg/dL। इसका मतलब ये है कि मेरे 1 लीटर के बोतल में 1 ग्राम शुगर, अगर छानेंगे तो 1 ग्राम शुगर मिलता है। अच्छा रीडिंग अगर 2 आया 200 आया तो कितना है शुगर है मेरे 1 लीटर बोतल में? कितना? 2 ग्राम। लेकिन मेरे बॉडी में तो 5 लीटर खून है, तो टोटल शुगर मेरे बॉडी में कितना होगा ब्लड में? कितना होगा? अगर 200 रीडिंग आती है 10 ग्राम, 10 ग्राम कितना होता है? 10 ग्राम 2 चम्मच होता है। अगर 300 रीडिंग आती है तो कितने ग्राम में होगा? कितने चम्मच चीनी होगा? कितना? 2 चम्मच। 3 चम्मच।
लेकिन 300 तो हाई ब्लड शुगर है, यानी कि मेरे बॉडी में जो 300 जिनका ब्लड शुगर है रीडिंग, इसका मतलब उनके बॉडी में सिर्फ 1 चम्मच शुगर तो फालतू है। दिस इज डायबिटीज। डायबिटीज का मतलब आपके ब्लड में जितना शुगर होना चाहिए उससे 1 चम्मच फालतू। अगर 300 रीडिंग आ रही है तो 1 चम्मच को अगर आपके ब्लड से मैं निकाल के फेंक दूं तो डायबिटीज गायब। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टाइम एज मेडिसिन। 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाया, याद रखिए 6 बजे से पहले जो खाते हैं बॉडी उसको यूज कर लेती है उस शुगर को। 6 बजे के बाद जो खाएंगे बॉडी बोलेगी भाई इसको ब्लड में रहने दो। वही वाला शुगर है जो ब्लड में रहता है, वही ब्लड शुगर बनाता है, वही ब्लड प्रेशर बनाता है, वही कोलेस्ट्रॉल बनाता है, राइट। लेकिन आपने 6 बजे बाद खाना ही नहीं है, तो जितना शुगर ब्लड में है भी वो बॉडी यूज कर लेगी। और ऊपर से अब जो खाना खा रहे हैं DIP डाइट, उसमें नेचुरल शुगर है, फ्रुक्टोज, राइट। ऐसा शुगर जो ब्लड में नहीं ठहरेगा, लीवर में छूट जाएगा या फिर स्टूल से पास हो जाएगा या ब्लड में जाएगा तो ड्रॉप बाय ड्रॉप जाएगा डिसिप्लिन तरीके से। तभी इसे बोलते हैं डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल डाइट। डिसिप्लिन तरीके से जाएगा तो आपके ब्लड के शुगर को अनयूजुअली बढ़ने देगा ही नहीं। इसीलिए हमारे जो पेशेंट होते हैं या आप में से जो लोग DIP डाइट फॉलो करते हैं, खूब सारा मीठा फल खाने के बाद भी उनका ब्लड शुगर नॉर्मल ही रहता है, चाहे पहले ज़्यादा रहता हो। तो खैर आगे बढ़ते हैं। क्रॉनिक डिजीज में क्या करना है? किडनी पेशेंट ऐसे हैं, कैंसर पेशेंट है जिनके पैरों में सूजन आ गई, यूरिन आउटपुट नहीं हो गया, डायलिसिस में चला गया पेशेंट। होता है कि डायलिसिस में चला गया, हर हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करना पड़ रहा है। तो डायलिसिस का मतलब क्या है? डायलिसिस का मतलब बड़ा सिंपल है कि आपके बॉडी पेशाब तो आ नहीं रहा, तो बॉडी में फ्लूइड जमा हो रहा है, और वो फ्लूइड जमा हो रहा है तो प्रेटनिन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, सब बॉडी में ही जमा हो रहा है। एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा पोटेशियम जो बॉडी को नहीं चाहिए वो पेशाब के रास्ते बाहर निकलता है। लेकिन अब पेशाब तो बन ही नहीं रहा, किडनी काम ही नहीं कर रही, तो बॉडी में इकट्ठा हो रहा है। तो डायलिसिस मशीन क्या करता है कि खून से जो चीज़ पेशाब से निकलना चाहिए था वो खून से मशीन फिल्टर करके निकाल देती है। दैट इज डायलिसिस मशीन, राइट। तो ऐसे पेशेंट को हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू विद दोस पेशेंट्स, कि यही हुआ ना कि जो चीज़ पेशाब के थ्रू नहीं हो पा रहा है वो अगर मैं स्विच ऑन कर दूं तो किडनी पेशेंट ठीक हो गया। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ज़रा डिटेल में समझते हैं आगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, या आपके यहाँ भी एक्सपेरिमेंट कुछ समय किया आपने सक्सेसफुली? वही भाई ने किया था। गर्म पानी के टब में उनको बिठा दिया। जब आप देखिए ये असली किडनी के पेशेंट है, हमारे हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ के, वहीं का शूट है ये। और ये वो पेशेंट है जो डायलिसिस पे जाया करते थे। अब डायलिसिस से बचने के लिए जैसे ही पानी में बिठाया, आप ध्यान से देखिए इसको, आधा बॉडी का पार्ट ऊपर है। अभी आपके बॉडी में कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना, एटमॉस्फेयर का प्रेशर आपके सिर में, मेरे सिर में। लेकिन जितना पार्ट पानी के अंदर है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस द प्रेशर ऑफ द बॉडी, ज़्यादा है ना। वो जो प्रेशर डिफरेंस आया उससे आपका कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, यानी कि आपकी दिल की धड़कन बढ़ेगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। लेकिन साथ में पानी की जो टेम्परेचर है वो गर्म पानी है, ठंडा पानी नहीं है, गर्म पानी है 40 डिग्री। जब 40 डिग्री टेम्परेचर होगा तो स्किन जो है, स्किन के पोर्स खुलेंगे एंड स्किन बिकम्स द थर्ड किडनी। जो चीज़ पेशाब से पास नहीं हो पा रही है वो चीज़ अब स्किन से पास हो जाती है, स्किन के रास्ते चली जाती है। जब पेशेंट 2 घंटे ऐसे बैठते हैं जैसे आपने देखा, तो होता क्या है, जब उनको ऐसे बिठाया तो स्किन के रास्ते यूरिया, यूरिक एसिड, प्रेटनिन, शुगर, जो चीज़ फालतू है जो पेशाब के रास्ते निकलना चाहिए था वो स्किन के रास्ते निकल गई। तो उसको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो डायलिसिस अभी भी कर रहा है, पानी में बैठना ही डायलिसिस है। लेकिन ये डायलिसिस क्या है, सिर्फ 2-3 महीने करना, पानी में बैठना, उसके बाद पूरा ठीक हो गया। लेकिन अगर डॉक्टर वाला डायलिसिस करेंगे तो क्या होगा, हर बार वो बढ़ेगा बीमारी। पहले 2 डायलिसिस हफ्ते में, फिर 3 डायलिसिस हफ्ते में, फिर रोज डायलिसिस, फिर बोलेगा कि अब ट्रांसप्लांट कराओ। यही होगा ना, है ना। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, पेशाब का एक ड्रॉप अगर लेंगे और पसीने का एक ड्रॉप, दोनों को केमिकल एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे पसीना और पेशाब सेम ही है। आपके पसीने से भी प्रेटनिन निकलता है, सोडियम निकलता है, पोटेशियम निकलता है, यूरिया निकलता है, यूरिक एसिड निकलता है, शुगर निकलता है। ठीक इस तरह से आपकी यूरिन से भी यही सब चीज़ निकलता है। तो भगवान ने हमें तीसरी किडनी दी है, उसका नाम है स्किन। स्किन को जब ये वाला एटमॉस्फेयर मिल जाता है, प्रेशर एंड हीट, तो आपका स्किन कन्वर्ट होता है इनटू थर्ड किडनी। उस इंसान का दोनों किडनी फेल हो गए, लेकिन तीसरा किडनी तो है ना, स्किन तो है ना।
तो स्किन किडनी के रूप में काम कब करेगी? जब किडनी स्किन को ये कंडीशन मिलेगा जो आप यहाँ देखते हैं, गर्म पानी होगा। कितने दिन बैठना है? 3 महीने बैठना है। जब 3 महीने आप बैठेंगे तो धीरे धीरे आपका किडनी रिवाइव हो जाएगी। उसके बाद ये भी नहीं बैठना, जरूरत ही नहीं, सिर्फ डीआईपी डाइट करो, राइट? उस पर तो रह ही सकते हैं। डायलिसिस के कंपैरिजन में डीआईपी डाइट तो कितना सिंपल, और डायलिसिस में तो हर दिन वो बीमार पड़ रहा हो, उसके पैसे खर्च हो रहे हैं, वो किसी काम का नहीं है। उसको एक बंदा लेके जाता है जो जॉब छोड़ के, और एक बंदा वो लेके आता है, वो पढ़ा ही रहता है दिन भर, और यहाँ तो बिल्कुल ठीक हो जा रहा है ना। तो ये हम अपने 20 हॉस्पिटल है वहाँ ये करते हैं। एट द सेम टाइम मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ कि ये तो आप घर पे भी कर सकते हैं। हाँ, जो आलसी लोग हैं घर पे करना नहीं चाहते, मैंने कहा कि हमारे हॉस्पिटल में आके चलो। जो हमारे रवि भाई ने कराया, रवि भाई ने कराया था यहाँ पर कई लोगों को। आपने तो किया था यहाँ पे, हाँ, और आपने ये रिजल्ट भी देखा, आपने जी। बताया भी था कि किस तरह से फटाफट किडनी के पेशेंट ठीक होते हैं। आपने बताया यहाँ की बहन के साथ। गीता डायलिसिस था, एक डायलिसिस तक ले आए। हाँ, 3 डायलिसिस से 1 डायलिसिस, हफ्ते में 3 डायलिसिस। 8 बजे की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ सवाल है? तो इस तरह से सवाल के जवाब यही है, क्योंकि जो हमारे किडनी पेशेंट्स हैं और जो हमारे ट्रू कैंसर पेशेंट हैं, उनको भी अगर पेन है तो हॉट वाटर मशीन में उनको बिठाया, और उससे हमने देखा कि रिजल्ट अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा आया। और अगर तो मैं तो यही बोलता हूँ, अगर पेशेंट जिंदा है, कितनी बुरी हालत में है वो, उनको जो मैंने आपको 2 दवाई बताई ना, टाइम एडवेंसी, इंडल एडवेंसी, एंड तीसरा ये है हीट एडवेंसी, हीट एंड ग्रेविटी एडवेंसी। एक आखिरी दवाई मैं बताता हूँ उसमें, उससे पहले इसको खत्म करूँ। ये जो मैंने आपको दिखाया अभी तक, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि घर पे ना की जा सके, जिसमें पैसे खर्च होंगे। हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं पूरे देश में जो हमारे हॉस्पिटल नहीं आते, ठीक होने के बाद ऐसे कहीं मिल जाते हैं रास्ते में, तब बोलते हमने तो घर पे कर लिया। हमने बोला कि कैसे किया घर पे, हमें भी दिखाओ। तो उन्होंने वीडियो भेजे, वीडियो जो भेजे मैं आपको दिखाता हूँ घर पे किस तरह से वो लोग करते हैं। गुड। गर्म पानी में बैठा, 500 रुपए का एक इंडस्ट्रियल ड्रम ले लिया, और ज़्यादा गर्म पानी उधर रखा ही हुआ है, खाली तो बैठे, ठंडा होने से पहले उधर से रिप्लेस कर दिया। ये असली वाले किडनी पेशेंट है, ये कोई मॉडल नहीं है, राइट? तो बस वीडियो देखा हमारा और घर पे कर लिया, फ्रिज को दबा कर निकाल दिया, और डायलिसिस में छूट गया, हॉस्पिटल में आना नहीं पड़ा, पैसे ही बच गए। तो इन्होंने एक दीवार लगा के अपने टॉयलेट में गर्म पानी का टूटी खोल दिया, इनका भी काम चल रहा है। इन्होंने तो पूरा इंजीनियरिंग साइंस से एक ऐसा पानी का वो बना दिया कि 40 डिग्री में पानी हो और गर्म ना हो ना ठंडा हो, थर्मोस्टेट लगा दिया, और एक पोर्टेबल बना दिया, और इसको कहीं भी गार्डन में ले जा सकते हैं, सब दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो ये हमने नहीं बनाया, पेशेंट का देखो जुगाड़ दिमाग। इन्होंने टीवी भी लगा दिया बाथरूम में, इन्होंने घर के अंदर जगह नहीं थी, एक पैनल तो हमसे खरीदा, लेकिन सीमेंटेड में घर के बाहर खुद ब खुद ही बना लिया अपना। इन्होंने सिंटेक्स का टैंक होता है ना, वाटर टैंक, उसको काट के आधा कर दिया, और वही उनका जुगाड़ बन गया। अब देख ही रहे हैं, ये असली पेशेंट है। इन्होंने तो तब रास्ते जो दुकान में मिलता है वही खरीद लिया, अमेजन से खरीद लिया, कहीं से ये थर्मोस्टेट ले लिया और जुगाड़ से बना लिया। ये असली वाले डायलिसिस के पेशेंट एक टाइम पे हफ्ते में 2-3 बार डायलिसिस आते थे, बट नाउ दे आर फ्री ऑफ डायलिसिस जस्ट बाय यूजिंग gravity and heat as medicine, along with food as medicine and time as medicine, right? ये देखिए सिंटेक्स का टाइम, इन्होंने चेयर भी लगा दिया, वाइफ के लिए बनाया ताकि कोई कंफर्टेबल रहे, 1-2 घंटे आराम से बैठ पाए, कोई दिक्कत ना हो। ये समझा भी रहे किस तरह से इन्होंने बनाया। तो ये सारे पेशेंट्स की कमाल है। इन्होंने गड्ढा खोद दिया और इस तरह से इन्होंने ये सहज है। तो अगर तो ठीक होना चाहते हैं तो कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है, कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है, और ठीक नहीं होना तो कोई ना कोई बहाना मिल जाता है, होता है ना। कई लोग बोलते हैं यहाँ पे 6 बजे मैं तो आता ही ऑफिस से 7 बजे, ऐसे होगा, राइट? ऐसे बहाने मिल जाते हैं, लेकिन बहाना नहीं मानना, रास्ता ढूंढना है। कभी शराबी को देखेंगे बहाना मारते हुए किसी भी देश में कहीं भी जाओ
वो शराबी को शराब मिल ही जाती है। मिल ही जाती है। कोविड टाइम में भी मिल रही हाँ, तो वो कभी बहाना नहीं मारता यार आज मैं थक गया इसलिए आने जाने छोड़ो यार, आज बारिश हो रही है पता नहीं मिलेगा कि नहीं, छोड़ो यार। वो सिंसियरली ढूंढता है पूरे शिद्दत के साथ और उसको शराब भी मिल जाती, शराब भी मिल जाती। हाँ सही बात। तो यानी कि गोल क्लियर है उसको, हाँ है ना। अगर आपका गोल है कि आपको पूरी तरह ठीक होना है तो गोल इफ इट इज क्लियर तो आप ठीक हो सकते हैं, राइट। तरीका आपके सामने है, ये हमेशा काम करता है। हॉस्पिटल में कभी आइए देखिए, या आपने खुद ही कर लिया एक्सपेरिमेंट, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, आप ही के बीच के आप ही के यहाँ पे की हुई एक्सपेरिमेंट है, मैं तो सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूँ। तो एक आखिरी 2 मिनट इमरजेंसी मेडिसिन, मान लो किसी को हार्ट अटैक आ गया, आप क्या करेंगे? आप तो डॉक्टर पर ले जाना पड़ेगा, अरे गब्बर करने में तो ले जाना पड़ेगा एक बार। तो आप क्या करेंगे? हम क्या करते हैं अपने हॉस्पिटल में, तो वो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। किसी को हाई फीवर आ गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को एंजाइना हो गया, ब्लड प्रेशर अचानक शूट अप हो गया, तो ऐसे में क्या करते हैं वो मैं थोड़ा सा समझा के देन आई टेक व्हाटएवर, राइट। तो देखिए, जब भी कभी हार्ट अटैक हो या एंजाइना हो तेजी से कर, जो पहले सिम्टम होते हैं ना, तो पेशेंट को हम ऐसे दिखाते हैं और उसके पैरों की एक पानी का बाल्टी, याद रखिए टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर, और 42 to 45 दोनों पैर पानी के बाल्टी के अंदर। जब ऐसे में वो बैठता है और टेम्परेचर हाई होता है तो याद रखिए ये हमारा हार्ट है, ये काफ मसल्स पिंडली, ये भी एक और हार्ट है, इसे कहते हैं सेकंड हार्ट। जितनी बार आप चलते हैं पैर हिलाते हैं उतनी बार आपका ये जो पिंडली है उतना ही ब्लड इजेक्ट करता है, करीब 80 ml जितना कि एक हार्ट बीट से एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाता है। अब मैं खड़ा हूँ तो ये सेकंड हार्ट काम नहीं कर रहा, आप बैठे सेकंड हार्ट काम नहीं कर रहा, इस पूरे इसमें सिर्फ आपका सेकंड हार्ट काम कर रहा है, किसी का नहीं काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये बैठे हैं, अगर आप नोटिस करेंगे ये अपना पैर ऐसे हिला रहे हैं, तो जिसे लोग बोलते हैं ये तो बैड हैबिट है, जबकि जब आप हिला रहे हैं तो ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रहा है। आप गौर करेंगे किसी भी महफिल में जाइए, 1-2 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो पैर हिलाते हुए अनजाने में, तो आप देखेंगे वही इंसान है, ना तो उसको ब्लड शुगर होगा, ना उसको ब्लड प्रेशर होगा, ना बहुत मोटा मिलेगा, ना एनर्जी कम मिलेगी, तो वो पैर ऐसे जब होता जाएगी। लोग बोलते हैं टोकते हैं, अरे ये क्या कर रहे हैं, बार-बार टोकते तो वो बेचारा करता भी नहीं। टेलर पैर हिलते रहते हैं सुबह शाम तक। अपने टेलर को याद कीजिए, क्या कोई टेलर मोटा टेलर दिख रहा है आपको, बीमार टेलर दिख रहा है आपको, इंसुलिन डिपेंडेंट टेलर दिख रहा है, किडनी फेलियर टेलर दिख रहा है? टेलर का हमने एक बार सर्वे कराया था पूरे देश में, ऐसा टेलर ढूंढ के लाओ जिसको डायबिटीज हो। टेलर को डायबिटीज नहीं होती, क्यों? क्योंकि कुछ टेलर ऐसे हैं जिनके पास मोटर लगा हुआ है, वो भी छोड़ दो। आजकल मोटर वाला ही है। तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि जो मैंने अभी बताया, अगर तो कभी फीवर हुआ अगली बार यहाँ पे, तो फीवर वाले पेशेंट को अगर दोनों पैर पानी में बिठा दें आधे घंटे तक, बाल्टी से भी बात 42 डिग्री से याद ही रहेगा, फीवर गायब हो जाता है। ऐसा गायब होता है दोबारा आता भी नहीं, पहली बार। अगर बीपी हाई हो गया, इमरजेंसी में क्या करना है, बाल्टी लेके दोबारा यही कर दो, आधे घंटे में बीपी 10-20% नीचे आ जाता है, तो इंसान कंफर्ट हो गया। मान लो आप बहुत टायर्ड हो गए, बहुत फटीग है, जैसे सुबह से शाम तक काम कर रहे, थक गए, थकान में इतनी दर्द हो रहा है बॉडी में कि आपको नींद ही नहीं आ रही, तब भी अगर यही करेंगे नींद आ जाएगी। ये जो हॉट वाटर, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन है, ये इमरजेंसी की तरह काम करता है, फास्टर देन पैरासिटामोल। ये एंजाइना को खत्म करता है फास्टर देन एनी अदर पॉसिबल ड्रग। ये फटीग को इमीडिएटली रिलीफ देता है, नींद को बढ़ाता है, स्ट्रेस को घटाता है। तो इससे एक बाल्टी और पानी किसके पास नहीं है। अच्छा, ये और क्या करता है, उदाहरण के तौर पे कि अगर कोई पैरालिसिस का पेशेंट ये करेगा तो उसकी पैरालिसिस ठीक हो जाती है। पोलियो, मैं एक उदाहरण से इसको फिनिश करता हूँ। पोलियो आप सब जानते हैं और ये भी आप मानते हैं कि वो कभी ठीक ही नहीं होता, जबकि ये कहानी है दिस आइलैंड कि एक 2050 की बात, 1950 की बात है। 12 साल की लड़की, उसका नाम है विल्मा रेडोल्फ, अफ्रीकन। एक पैर से पोलियो था लेफ्ट लेग में, और 12 साल की उम्र तक पोलियो था। उसकी माँ को किसी ने बता दिया कि दोनों पैर को या उस पैर को गर्म पानी में डाल देना। उसकी मम्मी ने यही किया। 20 साल की उम्र आते आते उस लड़की ने ना केवल उसके पैर ठीक हो गए, उसने रेसिंग में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के 3 ओलंपिक जीत ली। मतलब पैर नॉर्मली नहीं हुआ, वर्ल्ड फास्टेस्ट वुमेन, राइट।
तो उसका एक वीडियो आपको दिखाता हूँ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सिंपल चीज इफेक्टिव हो सकती है, उसका ये एक जिंदा सबूत आपके सामने है। लो पानी में कुछ डालना चाहिए सर। अरे अभी देखना भाई तो ये इतिहास से कोई मिटा नहीं सकता इस चीज को कि सिर्फ गर्म पानी से कैसे एक लड़की ने अपने पोलियो को पैरालिसिस को ठीक ही नहीं किया, उसने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो मुकाम किसी ने तब तक हासिल नहीं किया। इससे आपको ये ताकत मिलेगी कि ये सिंपल दिखने वाले इतनी पावरफुली काम कर सकते हैं जिसका कोई मुकाबला, कोई दवाई, कोई सर्जरी कर ही नहीं सकती दूर दूर तक, और जो कि सेफेस्ट तो है ही है, फास्टेस्ट भी है एंड कैन बी डन एट होम विदाउट एनी साइड इफेक्ट व्हाटसोएवर, है ना। तो उसके लिए मैंने ये उदाहरण दिखाया, और अगर डिटेल में किसी को जानना है इसके एग्जैक्ट साइंस के बारे में तो ये 2 किताबें हैं, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। एंड यू विल नो कि अधिकतर बीमारियां या सारी की सारी बीमारियां या इमरजेंसीज भी हम घर की कन्वीनियंस में बहुत बेहतर कर सकते हैं, हॉस्पिटल जैसा नहीं, कई गुना अच्छा। वो तो इंसान को खराब ही कर देगा, अगर जिंदा रह गया तो बोला कि हमने ठीक किया, मर गया तो बीमारी से मरा। सर ये पानी में कितनी देर पैर रखने का? ये आधे घंटे 30 मिनट्स हॉट वाटर इमर्शन 42 डिग्री। पानी में नमक डालना चाहिए? नहीं कुछ नहीं डालना। वो जो पानी का गर्मी है ना और वो जो प्रेशर है वो काम कर रहा है, कोई केमिकल काम नहीं कर रहा उसमें, कोई सॉल्ट काम नहीं करेगा उसमें। और जो किडनी के पेशेंट है वो 1 से 2 घंटे पूरे वो जो टब में उसमें डालना पड़ता है। बाकी डिटेल में क्योंकि समय बहुत कम है, लेकिन इसीलिए मैंने साथ साथ आपको बुक्स का भी हवाला दिया ताकि आप इसको भी रेफर करके और डिटेल में जा सकते हैं, राइट। लेकिन आपको ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ मैं, एंड ये तो एक बेस्ट जगह है जहाँ पे आप एक नेचुरल तरह से हॉस्पिटल खोल के टेस्टिमोनियल क्रिएट कर सकते हैं कि इंसान को ठीक करने का एक नेचुरल सीधा सरल तरीका है जो कोई भी इंसान कहीं भी बैठ के या आपके अलग अलग सेंटर में भी लोग आराम से ये देख के भी कर सकते हैं, करते ही हैं। आपने तो कितने लोग यहाँ प्रेज भी किया। सो विद दैट आई कंप्लीट माय लेक्चर। मेरा लेक्चर का सर पानी कितना पीना चाहिए? अब देखिए आपके सवाल भी है, डीआईटी डाइट क्या है वो मैं आपको 2 मिनट में 1 मिनट बताया था। डीआईटी डाइट के 3 ही स्टेप हैं। स्टेप 1, 12 बजे तक आपको सिर्फ फल खाना है और कुछ नहीं खाना है। 3 से 4 तरह के फल ले लीजिए अपने पसंद के, आम हो सकता है, चीकू हो सकता है, अंगूर हो सकता है, मीठे से मीठा फल, खट्टे से खट्टा फल। फॉरगेट कि आप डायबिटीज पेशेंट है या नहीं है। कितना बॉडी वेट के अनुसार, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 10 दैट बिकम 700 मिलीग्राम्स। कम से कम 700 ग्राम मुझे खाना है। अधिक खाएंगे तो और अच्छा, डबल खाएंगे तो और अच्छा। तो 12 बजे कुछ और नहीं खाना, कुछ और नहीं, नमक डाल के खाना, कुछ और नहीं, सिर्फ फल, सिर्फ फल, कुछ मिलाना नहीं है। फल और पेट भर के, एक बार में खाओ, 4 बार में खाओ, 12 बजे तक मुंह के अंदर कुछ जाएगा तो फल जाएगा। भूखे रहने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि फल ही खाना। स्टेप 2, लंच और डिनर में जब बैठेंगे, लंच और डिनर दोनों में, तो हमेशा 2 प्लेट लेके बैठेंगे। प्लेट 2 इसमें आप सारा कुछ रख दीजिए जो आप खाना चाहते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल इडली डोसा उल्टा सीधा सब जितना खाना चाहिए उतना रखिए। तो आपको खाने को कम नहीं करने बोल रहा हूँ, ना ही मैं चेंज करने बोल रहा हूँ। सिर्फ बोल रहा हूँ इससे पहले प्लेट 1 में आप सलाद रखिए 3 to 4 काइंड ऑफ वेजिटेबल विच यू थिंक यू कैन ईट इन रॉ। टमाटर, खीरा, मूली, गाजर या फिर मटर या सलाद पत्ता या लाल पीली हरी शिमला मिर्च, कई सारे ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जो आप कच्चा खा सकते हैं या फिर आप स्टीम करके खा सकते हैं, जैसे ब्रोकली हो गया। और कितना खाना है, बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5 दैट बिकम 350 मिलीग्राम। जब इतनी क्वांटिटी में खाऊंगा तो ये दवाई भी इतने काम करेगा।
पहले ही इतना खा लिया, अब ये प्लेट खत्म हो गया, अब रोटी सब्जी दाल चावल खा लिया। आपको लगेगा ये खाने के बाद पेट में जगह नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। पहले 2-3 दिन ऐसा लगेगा, आपकी भूख बढ़ जाएगी, एपिटाइट बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, आपको लगेगा और भूख लगी और दो, तो खाने की आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है। तो इस तरह से आपको खाना है लंच और डिनर में। एक आखिरी बात, 2 तरह की चीज़ को छोड़िए, जो भी चीज़ पैकिंग में आती हो उसको छोड़ दीजिए, राइट? बिस्किट, ब्रेड एंड फूड, जो भी चीज़ जानवरों से आती है उसे भी छोड़ दीजिए। जैसे मीट, मछली, अंडा, वो सब तो लेते नहीं आप, सिर्फ एक चीज़ लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ। यहाँ पे छोटा सा डिस्प्यूट कई बार होता है, आज भी कई बार डिस्कशन में हुआ कि दूध कैसे छोड़ दें, इसमें जो कैल्शियम होता है ये तो बहुत न्यूट्रिशियस होता है। अगर तो इसमें कैल्शियम होता है तो आपकी हड्डियाँ तो बहुत मजबूत हो ही गई होंगी, थोड़े दिन छोड़ देने से हड्डियाँ गल तो जाएंगी नहीं, राइट? लेकिन छोड़ के देखिए उससे क्या होता है, कुछ दिन के लिए छोड़िए, 3 दिन के लिए छोड़ ही सकते हैं, है ना? तो याद रखिए, इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। शेर गाय का शिकार करेगा, लेकिन कभी देखा कि शेर ने गाय को पकड़ के उसे दूध पीने लगी? तो कई बार बोलते हैं कई लोग कि भाई गाय का दूध तो बड़ा न्यूट्रिशियस होता है। न्यूट्रिशियस होता है गाय के बछड़े के लिए, आपके लिए नहीं। उसका जो न्यूट्रिशन कॉम्पोजिशन होता है, अगर आप देखेंगे, ग्रोथ हार्मोन ह्यूमन मिल्क से 6 गुना ज़्यादा है, इसलिए बछड़ा 6 महीने में पूरा बड़ा बन जाता है, 100 किलो में। लेकिन हमने अपने बच्चे को कोई बछड़ा, कोई भैंस थोड़ा बनाना है, इंसान बनाना है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अगर तो आप ऑलरेडी हेल्दी हैं तो जो खा रहे खाते रहिए, लेकिन अगर आपको हेल्थ चैलेंज है तो ये कर सकते हैं जब तक कि ठीक ना हो जाए। उसके लिए 1 से 3 महीने की जरूरत है। कुछ चीज़ों को जोड़ना है, जैसे नट्स खाइए, स्प्राउट्स खाइए ढेर सारा मोटी भर के, और खाने का मन करते हो फल 12 बजे के बाद भी खाइए, 6 बजे के बाद कुछ मत खाइए। धूप में बैठिए 40 मिनट, नहीं बैठ सकते तो 20 मिनट, नहीं बैठ सकते तो 15 मिनट तो जरूर बैठिए। ऐसे नहीं कि स्पेशली बैठना पड़ेगा, आते जाते इंश्योर कीजिए कि धूप आपके बॉडी में पड़ रहा है। रोज़ ऐसे मौके ढूंढिए कि अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो खिड़की खोल दिया थोड़ी देर की, राइट? इस तरह से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो बाहर ही बैठ के करिए, धूप पड़ रही है। तो दिस इज व्हाट इज VIP। तो टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन, एंड थर्ड मेडिसिन क्या है, राइट? दैट इज योर ग्रेविटी एज मेडिसिन। एक मेडिसिन और जो मैं अपने साथ लेके आया हूँ, ये मेडिसिन सिर्फ इंसान के पास नहीं है, दैट इज 0 वोल्ट मेडिसिन। 0 वोल्ट का मतलब ये है कि अभी आप यहाँ से बाहर जाएंगे, चप्पल तो उतारा ही हुआ फॉर एग्जाम्पल, और जहाँ पे मिट्टी है, कंक्रीट नहीं है, मोजे उतार के जैसे उसमें पैर रखेंगे, पैर रखते ही 10 सेकंड के अंदर आपकी बॉडी में धरती से इलेक्ट्रॉन आएगा, और जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उनको पता है, आपकी बॉडी की वोल्टेज 0 हो जाएगी, 0। अभी वोल्टेज 0 नहीं है, आपकी भी नहीं है, मेरी भी नहीं है, क्योंकि आप कंक्रीट पे। 0 होने के लिए धरती से इलेक्ट्रॉन चाहिए। 0 होते ही हमारी इम्यूनिटी हाईएस्ट पॉइंट पे हो जाती है, जिससे अगर आप 20 मिनट तक धरती के ऐसे टच में रहेंगे तो स्ट्रेस, मूड ठीक होने लगता है। करीब अगर 45 मिनट तक रहेंगे तो हार्ट की पैल्पिटेशन वो ठीक होने लगती है। 1 घंटे से ऊपर रहेंगे तो जो पेन है आपके घुटने उठने में, उसी को आराम मिलेगा 1 घंटे के अंदर। 1 से 2 घंटे अगर रहेंगे धरती जुड़ के, तो उस रात की नींद बड़ी अच्छी होगी। रात भर अगर आप रह पाते हैं तो आपकी जो कहीं घाव हो जाते हैं, वूंड हीलिंग वो बड़ी तेजी से होती है। अब रात भर कैसे रहेंगे, इसके अंदर रात भर तो हमें बाहर गार्डन में सोना पड़ेगा। उसका जुगाड़ यहाँ पे किया हुआ है। उसके लिए एक्सपेरिमेंट जो यहाँ पे इंजीनियर्स हैं, मैंने अभी आपसे सुना, इंजीनियर है आपको इलेक्ट्रिक इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल तो इंजीनियर। अब क्या करना है, ये ग्राउंडिंग है ना, जिस तरह से हमने सारे इक्विपमेंट किया हुआ है। अब ये सीमा जी मान लो, बस मान के जाओ, पकड़ लो, बस ठीक है। अब ये ले जाके क्या करेंगी, अभी करने की हमको वैसे बता रहा हूँ। तो ये ले जाके क्या करेंगी, वो जो कॉपर का रॉड है उसको धरती में गाड़ देगी। अब मैं जब इसको पकड़ूंगा, इस छोर को, अब मेरे वोल्टेज 0 हो जाएगी, समझ रहे हैं? जैसे आपने सारे इक्विपमेंट का किया।
तो हम क्या करते हैं अपने पेशेंट्स को, हमारे हॉस्पिटल में आइए तो हाँ, हॉस्पिटल के हर खिड़की के बाहर ऐसे तार जाता है और खिड़की से अंदर ये तार आता है, इस तार को पेशेंट से जोड़ देते हैं। अब रात भर वो सो रहा है लेकिन वो धरती से कनेक्टेड है, अर्थिंग आ रही है, 0 वोल्टेज है और उसकी जो इम्यूनिटी है वो पीक पे है। लेकिन जब वो सोएगा ऐसे, जब वो मुड़ेगा तो ये क्या है, हाथ से निकल जाएगा जब वो पॉस्चर चेंज करेगा अपना। तो हमने क्या किया इसके लिए कि ये बेडशीट हमने बनाया। ये बेडशीट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कॉपर के तार हमने लगाए हुए हैं और ये कॉपर के तार है बहुत बारीक, बालों जितना, सिर्फ पिलोए है। और इसको इस बेडशीट के यहाँ पे ये एक पिन है, इसके अंदर जब मैं ऐसे अटैच कर दिया तो अब ये बेडशीट को छूने से तब भी 0 वोल्ट हो जाएगा क्योंकि ये बाहर से कनेक्टेड है। तो ये बेडशीट हमारे हॉस्पिटल में बिछा हुआ है और पेशेंट उस पर सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो बोलते हैं कि मेरी जो स्टिफनेस वो चली गई, मेरा पार्किंसन वो ठीक होने लगा, नींद बड़ी गहरी आई, डिप्रेशन बड़ा कम हो गया, हीलिंग जो है, जो गैंग्रीन में घाव वो एकदम से कम होने लगा। तो ये टेंजिबल बेनिफिट है, एक बार बनाना है और जिंदगी भर धरती से आपको ग्राउंडिंग मिलती है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, 1 साल का, जो बहुत रोता है माँ के लिए और सब लोग उसको खिलाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मानता नहीं है, माँ की गोद में जाते ही शांत हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से जैसे आप धरती माँ की गोद में जाते हैं, एकदम से आप देखेंगे, महसूस कीजिएगा, अगली बार कभी गुस्से में हो, कभी स्ट्रेस में हो, कभी दुखी हो, अपने जूते उतार के और बाहर जाके पैर रख दीजिए, 15-20 मिनट बैठिए। आपकी परिस्थिति वहीं तो वहीं है लेकिन आपके मन में हिम्मत आ जाएगी, आपका नेगेटिव इमोशन कम होने लगेगा, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। तो बी ऑन द अर्थिंग, राइट। तो खैर ये सैंपल में एक लाइन इसको और ये सैंपल हम आज गिफ्ट करना चाहते हैं ताकि दीदी को रिकॉर्ड तो हो गया।